स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब वंस अगेन। तो आज हम आपका स्टार्ट करने वाले हैं बायोलॉजी के 15th चैप्टर का वन शॉट वीडियो। मैं पूरी कोशिश करूंगी कम से कम समय में बेस्ट से बेस्ट एक्सप्लेनेशन देने की। एक बार आपको फिर से बोल दूं कि इसमें जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगी, और जो थोड़े से कम इंपॉर्टेंट यानी कि थोड़े से रेपिटेटिव टॉपिक्स है, क्योंकि ये चैप्टर आपके ईवीएस टॉपिक से रिलेटेड है, तो इसमें से बहुत सारी चीजें आपको पहले से आती हैं। तो जो रेपिटेटिव टॉपिक है वो आप एक दो बार पढ़ोगे तो आपको समझ जाएगा। जो न्यू टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। ओके, तो अब देखो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज। मैं हमेशा एक चीज बच्चों को बोलती हूँ कि अगर आपको चैप्टर के नाम का मतलब समझ में आ गया तो आपको 50% चैप्टर समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमको क्या बताया गया है, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है। बायोडाइवर्सिटी इस वर्ड का मतलब क्या होता है, बायोडाइवर्सिटी यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग वेराइटी। बायो मतलब क्या होता है, लिविंग, और डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, वेराइटी। डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, वेराइटी। तो जब आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज में अलग अलग वेराइटी देखने के लिए मिलती है तो उस पर्टिकुलर फिनोमिनन को हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। यानी कि अगर मैं प्लांट्स की बात करूं तो हजारों टाइप के प्लांट्स, अगर मैं एनिमल्स की बात करूं तो हजारों टाइप के एनिमल्स। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की अगर हमको इतनी सारी वैरायटी देखने को मिल रही है तो इसको हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। फिर बारी आती है कंजर्वेशन की। अब कंजर्वेशन समझने से पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रिजर्वेशन। अगर आपको कंजर्वेशन का मतलब समझना है तो आपको प्रिजर्वेशन का मतलब आना चाहिए। तो कंजर्वेशन और प्रिजर्वेशन में क्या फर्क है। प्रिजर्वेशन मतलब क्या होता है कि कोई ऑर्गेनिज्म या कोई चीज या कोई प्रोडक्ट बहुत कम अमाउंट में प्रेजेंट है और उसको हमको टेम्पररी पीरियड के लिए स्टोर करके रखना है। प्रिजर्वेशन मतलब क्या होता है, टेम्पररी स्टोरेज, टेम्पररी कंजर्वेशन। ओके, जैसे कि समझो अचार या जो फिश होती है तो उसके ऊपर कैसे सॉल्ट लगा दिया जाता है फिशेस को सुखाने के लिए और थोड़े टाइम तक उसको स्टोर करने के लिए उसके ऊपर फिश सॉल्ट लगा के उसको ड्राई कर दिया जाता है, तो फिश जल्दी खराब नहीं होती है। अचार में मम्मी एक्स्ट्रा राई का तेल डाल के रखती है, या कोई भी तेल आप यूज करते हो तो वो जो आपका पिकल होता है उसमें एक्स्ट्रा ऑयल, आपने हमेशा देखा होगा कि अचार की बरनी में हमेशा एक्स्ट्रा तेल होता है। क्यों? ताकि वो ड्राई ना हो, वो खराब ना हो। जैम में एक्स्ट्रा शुगर डालते हैं ताकि वो जल्दी खराब ना हो। तो ये सारी चीजें प्रिजर्वेशन करने के लिए की जाती हैं, यानी कि टेम्पररी स्टोरेज करने के लिए। लेकिन हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कंजर्वेशन की। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन मतलब किसी भी ऑर्गेनिज्म को बचाना और उसका आगे रिप्रोडक्शन कंटिन्यू रखना। यानी कि समझो कंजर्वेशन, अगर मैं बोलूं कंजर्वेशन ऑफ टाइगर्स, तो आप टाइगर्स को कंजर्व कर रहे हो, उनको प्रोटेक्ट कर रहे हो, और साथ ही साथ में आप ये चीज भी ध्यान में रख रहे हो कि उनका रिप्रोडक्शन होते रहना चाहिए ताकि उनकी आगे की प्रोजेनी बनती रहे और ऐसा ना हो कि उनके पूरे के पूरे ऑफस्प्रिंग्स ही दुनिया में से खत्म हो जाएं। तो ऑर्गेनिजम्स का पॉपुलेशन मेंटेन रखने के लिए हम उन स्पीशीज को कंजर्व करते हैं। कंजर्व करना यानी प्रोटेक्ट करना और रिप्रोड्यूस करवाना, और प्रिजर्व में सिर्फ प्रोटेक्शन होता है, इसमें रिप्रोडक्शन नहीं आता है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन। कंजर्वेशन मींस प्रोटेक्शन एंड रिप्रोडक्शन, यानी कंटिन्यूअसली किसी भी स्पीशीज के पॉपुलेशन को इंक्रीज करना, और प्रिजर्वेशन यानी कि टेम्पररी स्टोरेज करना, जितना अमाउंट है उतने ही अमाउंट को बचा के रखना, उसको आगे नहीं बढ़ा सकते। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। आपको एक और टॉपिक है एनवायरमेंटल इश्यूज। इसमें ज्यादातर पोल्यूशन के बारे में बताया गया है, जो आप ऑलरेडी 10th 11th में पढ़ चुके हो, स्पेशली 9th और 10th में। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, इसके बारे में आप ऑलरेडी ईवीएस में पढ़ चुके हो, तो ये टॉपिक आपके सिलेबस से डिलीटेड हो गया है। एनवायरमेंटल इश्यूज वाला जो टॉपिक है 15.7 से लेकर 15.10 तक, ये 4 टॉपिक्स डिलीट हो चुके हैं। आपको ये 4 टॉपिक्स नहीं करने हैं। 15.1 से लेकर 15.6, 15.1 से लेकर 15.6 और 15.11, सिर्फ इतने टॉपिक्स हमको पढ़ने हैं, बाकी का बीच का टॉपिक डिलीट हो चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। आपको ये नाम समझ में आया है? ऑल राइट, तो अब हम देखते हैं बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन क्या बताया गया है। डाइवर्सिटी यानी कि वेराइटी, एंड दिस वेराइटी ऑफ लाइफ इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का यहाँ पर बेसिक एक्सप्लेनेशन ये दिया है, इट इंक्लूड्स अ वास्ट एरे ऑफ स्पीशीज, यानी कि वाइड रेंज ऑफ स्पीशीज। एरे मतलब होता है रेंज, ओके, एक कैटेगरी। तो बायोडाइवर्सिटी की जब हम बात करते हैं यानी कि हम अलग अलग
ऑर्गेनिजम्स के रेंज की बात कर रहे हैं कि एक ही टाइप के ऑर्गेनिजम्स कितने वैरायटी में प्रेजेंट हैं। सो बायोडाइवर्सिटी बेसिकली मींस और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग टाइप्स, नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग टाइप्स, एनिमल्स की वैरायटी, प्लांट्स की वैरायटी, ह्यूमंस की वैरायटी, एटसेट्रा एटसेट्रा। So different species of organisms like viruses, algae, fungi, plants and animals occurring on earth either in terrestrial or aquatic habitat, चाहे लैंड पे रहते हो एनिमल्स, चाहे वाटर में रहते हो, चाहे हवा में उड़ते हो, सारे के सारे इन्वॉल्व्ड हैं डाइवर्सिटी में। सो बायोडाइवर्सिटी यानी ऑल टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विच कम टुगेदर अंडर द रूफ ऑफ यूनिवर्स, दे आर डिफाइंड एज बायोडाइवर्स स्पीशीज। आगे देखो आपको क्या बताया गया है कि ये जो डाइवर्सिटी होती है, डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, वैरायटी, अलग अलग वैरायटी। अब चाहे वो ऑर्गेनिज्म माइक्रोस्कोपिक हो यानी एकदम छोटा हो, या मैक्रोस्कोपिक हो यानी डायनासोर जितना बड़ा हो, यानी अलगे जितना छोटा हो या डायनासोर जितना बड़ा हो, हर एक स्पीशी अलग होती है, हर एक स्पीशी की कोई ना कोई खासियत होती है और इसी खासियत को हम बोलते हैं डाइवर्सिटी, इसी वैरायटी को हम बोलते हैं डाइवर्सिटी। तो अलग अलग ऑर्गेनिज्म अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स में अलग होते हैं, कुछ का शेप अलग होता है, कुछ का कलर, कुछ का स्ट्रक्चर, कुछ का न्यूट्रिशन, कुछ हवा से मतलब धूप से फोटोसिंथेसिस करते हैं, कुछ खाकर अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। सो सारे एनिमल्स का अलग अलग मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अलग अलग शेप, अलग कलर, अलग हैबिटेट, हैबिटेट यानी रहने की जगह, अलग मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मोटिलिटी, मूवमेंट करने का तरीका, कुछ स्विम करते हैं, कुछ चलते हैं, कुछ उड़ते हैं, मतलब सबका मूवमेंट अलग अलग होता है। कि कुछ एनिमल्स की लाइफ साइकिल अलग होती है, कुछ 5 साल तक जीते हैं तो कुछ 500 साल तक जीते हैं, जैसे कि पेड़ हो गए, एलिफेंट हो गए। सो ऐसे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हमको दिए गए हैं, जिसके वजह से हमको पता चलता है कि हमारे नेचर में कितने अलग अलग प्रजाति के, कितने अलग अलग वैरायटी के ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं। और ये ऑर्गेनिजम्स अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स इसलिए दिखाते हैं क्योंकि वो अलग क्लाइमेटिक कंडीशन, अलग एडाफिक यानी कि सॉइल क्वालिटी। देखो कुछ प्लांट्स ब्लैक सॉइल में ग्रो होते हैं, कुछ प्लांट्स रेड सॉइल में ग्रो होते हैं, कुछ क्रॉप्स ब्राउन सॉइल में ग्रो होते हैं, किसी को एलुवियल सॉइल चाहिए तो किसी को मेटामोरिक सॉइल चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे अलग अलग टाइप की सॉइल्स होती हैं जो प्लांट की ग्रोथ को प्रमोट करती हैं, तो उसको हम बोलते हैं एडाफिक सिचुएशन। फिर टोपोग्राफिक यानी कि लैंड का एरिया, ज्योग्राफिक एटसेट्रा एटसेट्रा। हर एक ऑर्गेनिज्म की रहने की जगह अलग है, हर एक ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन करने का तरीका अलग है, हर एक ऑर्गेनिज्म का साइज, शेप, स्ट्रक्चर, कलर एटसेट्रा एटसेट्रा सब अलग अलग है। तो इसी को हम बोलते हैं बायोडाइवर्सिटी। आगे देखो आपको क्या बताया गया है, बायोडाइवर्सिटी का डेफिनेशन दिया गया है। इसको आप टारगेट से भी पढ़ सकते हैं या टेक्स्ट बुक से भी लिख सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज डिफाइंड एज द पार्ट ऑफ नेचर विच इंक्लूड्स द डिफरेंसेस इन द जीन्स अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीशीज। जब आपको एक ही स्पीशीज में अलग अलग जेनेटिक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, अलग अलग वेराइटी देखने को मिलती है, तो उसको हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। अब ये डाइवर्सिटी आपको प्लांट्स में भी देखने को मिल सकती है, एनिमल्स में भी देखने को मिल सकती है, उनके जीन लेवल पे देखने को मिल सकती है, उनके स्पेस लेवल पे देखने को मिल सकती है, कौन से ऑर्गेनिज्म को कितनी जगह मिली है रहने के लिए, उसके ऊपर भी डिटरमाइन करता है कि ऑर्गेनिज्म ज्यादा सर्वाइव करेंगे या कम सर्वाइव करेंगे। उनका लोकल रीजन कौन सा है, वो कोल्ड कंट्री में रहते हैं या वार्म कंट्री में रहते हैं, उनका लोकेशन इक्वेटर के पास है या पोलर रीजन्स में है, वर्ल्ड में उनकी पोजीशन कौन से पोजीशन पे है, और अलग अलग इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल, एक्वाटिक, ऐसे बहुत सारे कंडीशंस हैं जिसके ऊपर हमारे ऑर्गेनिज्म की लाइफ डिपेंड करती है। बायोडाइवर्सिटी ये वर्ड हमको एक्चुअली वॉल्टर रोजेन ने दिया था, लेकिन ठीक जैसे हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि हमको टर्म देता कोई और है लेकिन वो पॉपुलर किसी और के वजह से होता है। मतलब ऐसा समझ लो कि पहले भी मक्खन बनता था, पहले भी कृष्णा जी मक्खन खाते थे जब हमको नहीं पता था कि वो फर्मेंटेशन से बनता है, और आज भी मक्खन बनता है लेकिन आज हमको पता है कि मक्खन बनाने वाले प्रोसेस को हम फर्मेंटेशन बोलते हैं। तो चीजें पहले से एग्जिस्ट करती हैं लेकिन वो पॉपुलर कब होती हैं, जब लोग उसको यूज करना स्टार्ट करते हैं। तो ये जो बायोडाइवर्सिटी वर्ड है, ये वर्ड हमको वॉल्टर रोजेन ने दिया था, लेकिन इसको पॉपुलर किसने किया, एडवर्ड विल्सन ने। तो ऐसे अलग अलग साइंटिस्ट को अलग अलग तरीके से क्रेडिट दिया गया है। यहाँ पे देखो आपको क्या बताया है, आज के टाइम पे हमको जो बायोडायव्हर्सिटी देखने को मिलती है, इतनी भिन्नता हमको जो देखने को मिलती आहे, इतने वेगवेगळे प्रकारचे जे आपल्याला पशु प्राणी बघायला मिळतात, वो कब से एग्जिस्ट कर रहे हैं, दैट इज द आउटकम ऑफ ओवर 3.5 बिलियंस ऑफ इयर्स ऑफ इवोल्यूशनरी हिस्ट्री। 1 बिलियन यानी कि अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़, ओके, अप्रोक्सीमेटली 100 करोड़ यानी 9 जीरो रहते हैं 1 बिलियन में। कितने समय से ये ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व हो रहे हैं और आज हमको इतनी वैरायटी देखने को मिलती है, हम काउंट भी नहीं कर सकते, इतनी वैरायटी प्रेजेंट है। और ऐसा बोला जाता है कि पानी के अंदर, ओशन
के अंदर जितने भी लिविंग स्पीशीज हैं उसमें से सिर्फ 5% अब तक हमको पता है, बाकी के 95% अभी तक हमको पता ही नहीं है कि वो कौन सी स्पीशीज है और उनका क्या रोल है। यानी कि ओशियनोग्राफी में बहुत स्कोप है। जो बच्चों को वाटर में इंटरेस्ट है, वाटर के एनिमल्स में इंटरेस्ट है, उनके लिए खास फील्ड होती है ओशियनोग्राफी, जो वो ग्रेजुएशन के बाद या ग्रेजुएशन के लिए परस्यू कर सकते हैं 12th साइंस के बाद। उसके लिए बहुत कम इंस्टीट्यूट्स अवेलेबल होते हैं, कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स देने पड़ते हैं, तो आप उसके बारे में गूगल सर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा। बहुत कम सीट्स होती हैं, बहुत कम इंस्टीट्यूट्स होते हैं। तो ओशन के ऑर्गेनिजम्स के ऊपर स्टडी करने के लिए बहुत कुछ है। समझ में आ रही है बात? तो आज जो हम इतनी वैरायटी देख रहे हैं, ये वैरायटी 3.5 बिलियन ईयर्स लगे तब जाके देखने को मिली है, और ये अभी भी नेचुरल प्रोसेसेस की वजह से कंटिन्यू इवॉल्व हो रही है। मैंने हमेशा एक चीज में ट्रस्ट किया है, बिलीव किया है कि प्रकृति ये जो है ये हमेशा चेंज होती रहती है, यानी कि परिवर्तन दिखाती रहती है। चेंज इज द रूल ऑफ नेचर। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, यानी कि जैसे जैसे मौसम बदलता है, जैसे जैसे नेचर बदलता है, वैसे वैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी अपने आप को बदलते रहते हैं। ओके, एंड दैट इज हाउ वी सी इवोल्यूशन। इस वजह से तो हमको इवोल्यूशन देखने को मिलता है। तो इस चैप्टर में हम बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी के बारे में। बायोडाइवर्सिटी के अलग अलग लेवल्स और पैटर्न्स पढ़ेंगे, वो कहाँ तक फैला हुआ है, बायोडाइवर्सिटी का इंपॉर्टेंस क्या है, उसको कैसे खोने से बचा सकते हैं और उसको कैसे कंजर्व किया जा सकता है। तो ये टॉपिक्स के ऊपर हम मेजरली स्टडी करेंगे। अब हम स्टार्ट करते हैं लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी के साथ। तो देखिए, लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी में हमको क्या बताया गया है। बायोडाइवर्सिटी 3 टाइप की होती है। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग वर्ल्ड कैन बी ऑब्जर्व्ड एट वेरियस लेवल्स। बायोडाइवर्सिटी के अलग अलग लेवल्स हमको देखने को मिलेंगे, रेंजिंग फ्रॉम मॉलिक्यूलर टू इकोसिस्टम लेवल। यानी हम इकोसिस्टम की भी बात करेंगे और हम जेनेटिक स्ट्रक्चर की भी बात करेंगे कि कोई स्पीशीज जब जेनेटिक लेवल पे डिफर होता है तो उसको क्या बोलते हैं, और कोई कोई स्पीशीज जिनका जेनेटिक स्ट्रक्चर सिमिलर है लेकिन उनका हैबिटेट अलग है तो भी हमको वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं। तो मेजर हायरार्कियल एंड इंटररिलेटेड लेवल्स आर जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी ज्यादातर हायरार्कियल मतलब क्या होता है, एंसेस्ट्रल, यानी कि जब आप बहुत पुरानी हिस्ट्री पढ़ते हो, पुरानी बायोडाइवर्सिटी पढ़ते हो, अपने पूर्वजों के बारे में जानने की कोशिश करते हो, तो उसको हम बोलते हैं हायरार्कियल। तो जब हम मतलब पुरानी जो स्पीशीज हैं उनके बारे में समझने की कोशिश करेंगे तो हमको पता चलेगा कि जेनेटिक डाइवर्सिटी देखना पड़ता है। मतलब जेनेटिक डाइवर्सिटी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्पीशीज डाइवर्सिटी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो मैं आपको तीनों एक्सप्लेन करूंगी कि जेनेटिक डाइवर्सिटी क्या होता है, स्पीशीज डाइवर्सिटी क्या होता है और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी क्या होता है। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे जेनेटिक डाइवर्सिटी के बारे में। जेनेटिक डाइवर्सिटी का दूसरा नाम है इंट्रा स्पेसिफिक डाइवर्सिटी। देखो, मैं आपको 2 वर्ड के मीनिंग्स बताती हूँ। एक वर्ड होता है इंट्रा और एक वर्ड होता है इंटर। इंट्रा मतलब क्या होता है, एक ही स्पीशीज के अंदर आपको अलग अलग वैरायटी देखने को मिलती है विद इन द सेम स्पीशीज। इंट्रा का मतलब क्या होता है, विद इन द सेम स्पीशीज। जैसे कि समझो आपके कॉलेज में या आपके स्कूल में कोई कंपटीशन हो रहा है और ए डिवीजन और बी डिवीजन के बीच में कंपटीशन हो रहा है, मतलब सेम कॉलेज है, बस 2 अलग अलग क्लासरूम्स हैं, ए डिवीजन और बी डिवीजन के बीच में कंपटीशन हो रहा है। कॉलेज तो एक ही है, तो ऐसे कंपटीशन को हम बोलते हैं इंट्रा कॉलेज कंपटीशन। क्या बोलते हैं इसको हम, इंट्रा कॉलेज कंपटीशन। यानी एक ही कॉलेज में 2 अलग अलग क्लासरूम के बीच में कंपटीशन हो रहा है। और जब 2 अलग अलग कॉलेजेस के बीच में कंपटीशन होता है, यानी कि अगर मैं इसको ऐसा ड्रॉ करूं, ये कॉलेज ए और ये कॉलेज बी, और इनके बीच में जब कंपटीशन हो रहा है, दिस इज कॉलेज ए एंड दिस इज कॉलेज बी, तो ऐसे टाइप के कंपटीशन को हम बोलते हैं इंटर कॉलेज कंपटीशन। इंट्रा यानी एक ही स्पीशीज के अंदर, और इंटर यानी कि दूसरी स्पीशीज के साथ देखा जाता है। तो इंट्रा स्पेसिफिक डाइवर्सिटी मतलब क्या होता है, जब किसी ऑर्गेनिज्म के क्रोमोसोम्स में, उसके डीएनए में, उसके जीन्स में हमको चेंजेस देखने को मिलते हैं और वो ऑर्गेनिज्म सेम स्पीशीज का है, फिर भी हमको उसके अंदर चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं जेनेटिक डाइवर्सिटी। जैसे कि अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देने की कोशिश करूं, तो पहले के हमारे जो एंसेस्टर्स हैं एप्स, जो बंदर हुआ करते थे, उनको टेल होती थी, ठीक है। एप्स का डीएनए और ह्यूमंस का डीएनए 95% मैच करता है, ऐसा बोला गया है। एप्स का डीएनए और ह्यूमंस का डीएनए 95% मैच करता है, ऐसा बोला गया है। लेकिन जैसे जैसे हमारी बॉडी में चेंजेस होते गए, जैसे जैसे हमारा रहन सहन बदलता गया, जशी जशी आपल्या राहायची पद्धत बदलत गेली, तसं तसं आपल्या बॉडीमध्ये स्ट्रक्चर्स पण होतात। मतलब जैसे जैसे हमारे रहने का तरीका बदलता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वे ऑफ लाइफस्टाइल बदलते जाता है, वैसे वैसे हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर में भी हमको चेंजेस देखने को मिलते हैं।
पहले एनिमल्स की बॉडी में टेल हुआ करती थी क्योंकि वो प्लांट्स पे, वो ट्रीज के ऊपर रहते थे, जंप करते थे, आर्बोरियल नेचर था उनका, एक जगह से जंप करके दूसरी जगह जाते थे, तो उनको ट्री की टेल की जरूरत पड़ती थी सपोर्ट के लिए। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे एनिमल्स ने अपने हाथ पैर यूज करना स्टार्ट किए, चलने के लिए, बैठने के लिए, तो धीरे धीरे करके टेल की जरूरत खत्म होते गई। और टेल की जरूरत खत्म होते गई तो जो एडवांस एप यानी कि जिनको हम ह्यूमंस बोलते हैं, इनके अंदर हमको टेल देखने को नहीं मिलती है। तो एप्स और ह्यूमंस का स्पीशीज समवॉट सिमिलर था, लेकिन जेनेटिक स्ट्रक्चर में चेंजेस हो गए। पहले के एनिमल्स में अपेंडिक्स बड़ा हुआ करता था क्योंकि वो लोग सब कुछ कच्चा खाते थे। जो एनिमल्स थे, हमारे जो पूर्वज हैं, करोड़ों और बिलियन ईयर्स अगो जो हमारे पूर्वज थे, उनकी बॉडी में अपेंडिक्स का साइज बहुत बड़ा होता था। अपेंडिक्स आपके स्टमक के पास होता है। क्यों बड़ा होता था? क्योंकि वो एनिमल्स कच्चा फूड खाते थे और हमारी बॉडी कच्चा खाना नहीं डाइजेस्ट कर सकती, अपेंडिक्स के अंदर ये कच्चा खाना डाइजेस्ट होता है। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे जैसे एनिमल्स ने खाने को पकाकर खाना स्टार्ट किया तो अपेंडिक्स की जरूरत कम पड़ते गई। तो मैं बोलने की ये कोशिश कर रही हूँ कि जैसे जैसे आपकी बॉडी में ऑर्गन्स की जरूरत कम पड़ने लगती है, वैसे वैसे वो ऑर्गन का साइज छोटे होने लगता है। और इसीलिए एक जोक भी बोला गया, एंड दिस इज नॉट अ जोक, दिस इज द फैक्ट। आप अपने दिमाग को यूज करना अगर बंद कर दोगे तो धीरे धीरे करके आपके दिमाग की साइज भी छोटी हो जाएगी और एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि दिमाग भी गायब हो जाएगा, पूंछ के जैसे। तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप सब कुछ मशीन के ऊपर ना छोड़ दें और अपना दिमाग भी चलाएं। हमेशा याद रखो, इंसान ने मशीन को बनाया है, मशीन ने इंसान को नहीं बनाया है। सो अपना दिमाग यूज करना मत छोड़ो, वरना एक टाइम ऐसा आएगा कि आपका डीएनए चेंज हो जाएगा और आपके बॉडी में ब्रेन ही नहीं बनेगा। वेल, दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर नाउ, बट why not take it as an example? So इंट्रास्पेसिफिक डाइवर्सिटी का एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, जेनेटिक डाइवर्सिटी, यानी सेम ऑर्गेनिजम्स के बीच में जब आपको क्रोमोसोम या डीएनए या जेनेटिक लेवल में चेंजेस देखने को मिलते हैं। ऐसा ही एक एग्जाम्पल, ऐसे आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स पता है। 1000 वेराइटी ऑफ मैंगोज एंड 50,000 वेराइटीज ऑफ राइस एंड व्हीट इन इंडिया आर फाउंड। ऐसे बहुत सारे स्पीशीज है राइस और व्हीट के। जैसे हमने बायोटेक्नोलॉजी वाले चैप्टर में पढ़ा था, नॉर्मल राइस एंड गोल्डन राइस, दोनों का काम पेट भरना है, लेकिन गोल्डन राइस में बीटा कैरोटीन ज्यादा होता है और नॉर्मल राइस में नहीं होता है। तो इसकी वजह से दोनों के फंक्शंस बदल जाते हैं तो दोनों सेम स्पीशीज, लेकिन दोनों के जेनेटिक स्ट्रक्चर में अलग अलग प्रॉपर्टी अवेलेबल है, अलग अलग जेनेटिक स्ट्रक्चर है। तो मैं बार बार आपको यही चीज समझाने की कोशिश कर रही हूँ, जेनेटिक डाइवर्सिटी यानी कि सेम स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म में अलग अलग जीन स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। और एक ऐसा ही एग्जाम्पल हमको यहाँ पर बताया गया है, अनदर केस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी इज अ मेडिसिनल प्लांट रॉवुल्फिया वोमेटोरिया। ये एक ऐसा प्लांट है जो एक ऐसा कंपोनेंट रिलीज करता है, रेसरपीन, जो ब्लड प्रेशर कंट्रोल करे। ये जो रेसरपीन केमिकल है, ये केमिकल ब्लड प्रेशर को स्लो करता है, मतलब ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है। और ये ज्यादातर कहां पर देखा जाता है? हिमालयन रेंजेस में देखा जाता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये प्लांट हिमालयन रेंजेस में ही क्यों मिलता है? क्योंकि ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स कब होते हैं? जब हमारी बॉडी में ऑक्सीजन कम जाए। और आपको भी पता है कि आप जैसे जैसे हाइट पे बढ़ोगे, जितना ज्यादा हाइट में जाओगे, ऑक्सीजन की मात्रा कम होते जाती है, और जहां पर ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है वहां पे आपको ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। तो ऐसी कंडीशन में अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी हो रही है, यानी ऑक्सीजन के सप्लाई की वजह से अगर आपको कोई भी डिसऑर्डर हो रहा है, तो वो डिसऑर्डर ट्रीट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ दिस नेचुरल प्लांट नोन एज रॉवुल्फिया वोमेटोरिया, which releases a special chemical known as reserpine which helps in the कंट्रोलिंग ऑफ द ब्लड प्रेशर। तो ऐसे बहुत सारी अलग अलग नेचुरल वेराइटी हैं। हमारे नेचर में मैजिक है, हमारे नेचर में ऐसी बहुत सारी अलग अलग वेराइटीज है। अगर हम बात करें तो संजीवनी बूटी लेकर आ गए थे हनुमान जी लक्ष्मण जी को बचाने के लिए। संजीवनी बूटी मतलब एक प्लांट से लक्ष्मण जी की जान बच गई थी। तो देखो, इसीलिए बोला जाता है कि इंडिया में इतने ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं कि अगर इंसान पढ़ना चाहे तो उसकी पढ़ाई कभी खत्म ही नहीं होगी, बोटैनिकल कॉन्सेप्ट्स कभी उसके खत्म ही नहीं होंगे। लेकिन इतनी ज्यादा वैरायटी है कि वो करते करते पढ़ते पढ़ते थक जाएगा। सो इंडिया हैज ऑलवेज बीन अ प्लेस ऑफ लाइक अ प्लेस ऑफ मैजिक, द लैंड ऑफ मैजिक। एंड व्हाई इट इज सेड? क्योंकि हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, क्योंकि सेम स्पीशीज में भी हमको अलग अलग जेनेटिक कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ इवोल्यूशन। ये किसके वजह से पॉसिबल है? बिकॉज ऑफ इवोल्यूशन। यानी कि समय के साथ साथ आप अलग अलग प्लांट्स को जब साथ में ब्रीडिंग कराते हो, हाइब्रिडाइजेशन याद आ रहा है? 11 चैप्टर में हमने पढ़ा था हाइब्रिडाइजेशन के बारे में।
तो जैसे जैसे आप अलग अलग प्लांट्स के बीच में, अलग अलग स्पीशीज के बीच में रिप्रोडक्शन कराते हो, आपको हाइब्रिड वेराइटीज देखने को मिलती है और उसके वजह से आपको अलग अलग ऑर्गेनिजम्स इवोल्यूशन के साथ देखने को मिलते हैं जिनकी प्रॉपर्टी अलग अलग होती है। अब नेक्स्ट हमको बताया गया है स्पीशीज डाइवर्सिटी। स्पीशीज डाइवर्सिटी यानी कि इसमें आपको स्पीशीज ही अलग अलग देखने को मिलेगी। ओके, यहाँ पे सेम स्पीशीज का कुछ लेना देना नहीं है, इसको हम इंटर स्पेसिफिक डाइवर्सिटी बोलते हैं। इंटर यानी कि दो अलग अलग स्पीशीज, स्पेसिफिक यानी कि स्पीशीज। तो दो अलग अलग स्पीशीज के बीच में जब आपको कोई ये रिप्रोडक्शन कराना है या कंपटीशन कराना है या कंपैरिजन करना है तो इसको हम बोलेंगे इंटर स्पेसिफिक डाइवर्सिटी। इंटर स्पेसिफिक डाइवर्सिटी में अलग जगह के एनिमल्स, मतलब समझो कि तुम किसी पोलार रीजन के एनिमल्स को किसी डेजर्ट रीजन के एनिमल के साथ कंपेयर कर रहे हो, यानी कि भालू को चीता के साथ कंपेयर कर रहे हो। दोनों का स्पीशीज अलग है, दोनों का कुछ लेना देना नहीं है, दोनों के रिसोर्सेज अलग है। तो ऐसी अलग अलग स्पीशीज हैं, अलग अलग एनिमल्स हैं, अलग अलग प्लांट्स हैं जो हमारे नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, सर्वाइव करते हैं और जिनका कुछ ना कुछ रोल है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने में। सो दैट इज स्पीशीज डाइवर्सिटी, यानी डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट इन द नेचर। और फिर आता है आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, दैट इज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी यानी कि इकोसिस्टम के वजह से आपको जो अलग अलग डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। इकोसिस्टम मतलब क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट। इकोसिस्टम मतलब क्या होता है? डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्योग्राफिकल हैबिटेट। मतलब अगर मैं आपको सिंपल एग्जांपल दूं तो कुछ एनिमल्स पानी के अंदर रहते हैं, कुछ एनिमल्स लैंड पर रहते हैं, कुछ एनिमल्स ट्री के ऊपर सर्वाइव करते हैं जैसे घोंसला वगैरह बनाकर रहना, तो कुछ एनिमल्स अंडरग्राउंड होते हैं एकदम जमीन के नीचे। तो ऐसे अलग अलग एनिमल्स सर्वाइव करते हैं एक ही नेचर में, मतलब एक ही जगह पे इतने सारे वैरायटी के एनिमल्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। क्या बोलते हैं इसको हम? इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। यानी कि एक ही ज्योग्राफिकल लँड में इतने भिन्न भिन्न प्रकारचे एवढ्या वेगवेगळ्या प्रकारचे आपल्याला पक्षी प्राणी बघायला मिळतात। ओके, मतलब एक ही जगह पे पहाड़ भी है, जमीन भी है, समुंदर भी है, झरना भी है और हर जगह अलग अलग एनिमल्स देखने को मिलेंगे। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ नेचर वेयर यू सी डाइवर्सिटी। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ एट all the three levels is now rapidly being modified by modern man। और अभी मतलब हमारे ह्यूमन सिविलाइजेशन के वजह से हम जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, तो इसके वजह से भी हमको प्लांट्स और एनिमल्स के डाइवर्सिटी में काफी चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। कुछ चेंजेस पॉजिटिव हैं लेकिन कुछ चेंजेस नेगेटिव हैं। हर एक चीज का एक कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब प्रोज और कॉन्स होते हैं। प्रोज यानी कि फायदे और कॉन्स यानी कि नुकसान। तो ह्यूमंस के वजह से, मॉडर्न मैन के वजह से बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं जिनकी वजह से किसी स्पीशीज का फायदा हो रहा है तो किसी स्पीशीज का नुकसान हो रहा है। तो ये थे आपके लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब हम पढ़ेंगे पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में। आपको पिछला टॉपिक अच्छे से समझ में आया है पक्का? चलो इस न्यू टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। ऑल राइट, तो अब हम पढ़ेंगे पैटर्न्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी के बारे में। हमको दो पैटर्न्स बताए गए हैं। एक पैटर्न है लैटिट्यूडनल एंड एंटीट्यूडनल पैटर्न और दूसरा पैटर्न है स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। दोनों को हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रॉम नीड पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखो, लैटिट्यूडनल का मतलब क्या होता है और एल्टीट्यूडनल का मतलब क्या होता है। समझो ये अपना अर्थ है, ठीक है, वापिस बनाती हूँ। हाँ, समझो ये अपना अर्थ है, ऐसा कुछ ओवॉइड शेप का, और ये अपना इक्वेटर है, ये अपना सेंटर वाला रीजन है जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर, 0 डिग्रीज, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक ये जो रीजन है, इक्वेटर से लेके ये जो मिडल वाला रीजन होता है, इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। क्या बोलते हैं इसको हम? ये मिडल वाले रीजन को हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन। ओके, अब आपको एक चीज बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जो इक्वेटर वाला रीजन होता है वहां पे सबसे ज्यादा सन रेज आती हैं। जो इक्वेटर वाला रीजन होता है वहां पे सबसे ज्यादा सन रेज आती हैं और जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर होने लगते हो वैसे वैसे सन रेज कम कम हो जाती हैं। मतलब बीच में सबसे ज्यादा सन रेज आएंगी और जैसे जैसे आप पोलर एरिया की तरफ बढ़ने लगोगे सन रेज कम हो जाएंगी। तो ठीक उसी तरीके से लैटिट्यूड मतलब क्या होता है? आपने 10th स्टैंडर्ड में ज्योग्राफी में पढ़ा था मैप में। लैटिट्यूड यानी कि ये वाली लाइंस जो लेटी हुई लाइंस होती है। मैं हमेशा बच्चों को बताती हूँ कि लैटिट्यूड का मतलब होता है लेटी हुई लाइंस और लॉन्जिट्यूडनल मतलब वर्टिकल लाइन, सीधी सीधी लाइन, लॉन्ग लाइंस। ओके, लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई। तो अगर हम लैटिट्यूड की बात करें तो जो इक्वेटर के पास जो एनिमल्स या जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनको बहुत ज्यादा हार्श, बहुत ज्यादा हीट की कंडीशन में रहना पड़ता है। इक्वेटर के पास जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनको बहुत ज्यादा हीट की कंडीशन में रहना पड़ता है। तो यहाँ पे बहुत कम ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं। लेकिन जैसे जैसे
ठीक है, कम ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन जैसे जैसे आप इक्वेटर से थोड़ा आगे बढ़ोगे और ट्रॉपिकल रीजन के पास पहुंचोगे, कहां पर पहुंचोगे, ट्रॉपिकल रीजन के पास पहुंचोगे, तो आपको क्या देखने को मिलता है ट्रॉपिकल रीजन के पास पहुंचने के बाद, कि यहाँ पर आपको ऑर्गेनिजम्स की स्पीशीज बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। ट्रॉपिकल रीजन के पास हमको क्या देखने को मिलता है, ऑर्गेनिज्म की स्पीशीज हमको बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन के पास सबसे ज्यादा बेस्ट टाइप का टेम्परेट क्लाइमेट होता है। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि टेम्परेट होता है, या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि एनुअल टाइप का क्लाइमेट देखने को मिलता है, यानी मोस्ट फेवरेबल क्लाइमेट देखने को मिलता है हमको ट्रॉपिकल रीजन्स में। तो ट्रॉपिकल रीजन्स में फेवरेबल क्लाइमेट होने की वजह से ज्यादा स्पीशीज यहाँ पर सर्वाइव कर सकती हैं, और इस वजह से हमको यहाँ पे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है ट्रॉपिकल रीजन में। और अब ट्रॉपिकल रीजन से भी जब आप ऊपर ऊपर जाओगे पोलार रीजन्स की तरफ, कहाँ पर जाओगे, जब आप पोलार रीजन्स की तरफ जाओगे, रुको यहाँ पे तो अपना अर्थ ही गायब हो गया गलती से, 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, हाँ देखो इधर मैं फिर से बना देती हूँ, ओके, इरेजर दब रही है बार बार, ठीक है, ओके, सो दिस इज इक्वेटर। हाँ, सो मैं ये बता रही थी कि जब आप अपने ट्रॉपिकल रीजन से पोलार रीजन्स की तरफ जाओगे, कहाँ जाओगे, ट्रॉपिकल रीजन से जब आप पोलार रीजन्स की तरफ जाओगे, मतलब समझो ये आपका ट्रॉपिकल रीजन है और ये आपके पोलार रीजन है। अब जब आप यहाँ से यहाँ जाओगे, ट्रॉपिकल रीजन से जब आप पोलार रीजन्स की तरफ जाओगे, तो आपको सनलाइट और कम देखने को मिलेगी। जैसे जैसे हम ऊपर ऊपर जाते हैं, मतलब जैसे जैसे हम पोलार रीजन्स की तरफ जाते हैं, वैसे वैसे न्यूट्रिएंट का अवेलेबिलिटी, फेवरेबल क्लाइमेट कम होते जाता है, और इसी वजह से हमको कम वेराइटी, कम बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्या बताया गया है हमको इस पैराग्राफ में, कि आपका जो ट्रॉपिकल रीजन है, इक्वेटर से ऊपर और पोलार के बीच में, मतलब ये जो अपना अर्थ है, तो इसका जो ये इक्वेटर वाला रीजन है, इक्वेटर के ऊपर यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो ट्रॉपिकल, ये सबसे बेस्ट रीजन होता है। कौन सा रीजन होता है, ये सबसे बेस्ट रीजन होता है, यहाँ पे सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो इक्वेटर में और एकदम एल्टीट्यूड्स में, मतलब एकदम पोलार रीजन में आपको सबसे कम बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, और ट्रॉपिकल रीजन में आपको सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। तो ये है लैटिट्यूडिनल बायोडाइवर्सिटी, यानी ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा फेवरेबल क्लाइमेट होने की वजह से यहाँ पे ज्यादा कुछ चेंजेस नहीं होते हैं, ज्यादा वेदर चेंजेस नहीं होते हैं, जो ग्लेशियर्स हैं वो मेल्ट नहीं होते हैं, ज्यादा हीट नहीं होती है, ज्यादा बारिश नहीं होती है, ज्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, बेस्ट क्लाइमेट रहता है। इस वजह से ट्रॉपिकल रीजन में ज्यादा बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। और वही अगर हम एल्टीट्यूडनल पैटर्न के बारे में समझने की कोशिश करें, तो एल्टीट्यूड मतलब क्या होता है, हाइट। अब आपको एक चीज बहुत अच्छे से पता है कि जब आप पहाड़ के हाइट पे चढ़ते हो, तो धीरे धीरे करके ऑक्सीजन की मात्रा कम होने लग जाती है। तो ठीक इसी तरीके से जब हायर रीजन्स में हम जाते हैं, तो कंपैरेटिवली हमको हायर रीजन्स में कम स्पीशीज देखने को मिलती है, कम बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है, क्योंकि इतनी ऊंचाई में कम ऑक्सीजन में सब प्लांट्स या सब एनिमल्स सर्वाइव नहीं कर सकते। कुछ स्पेशल प्लांट्स जैसे अशोका ट्रीज, जो क्रिसमस ट्री होते हैं ना, उनको ग्रो होने के लिए ज्यादा लाइट या ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो यहाँ पे अच्छे से ग्रो हो सकते हैं पोलार रीजन्स में। लेकिन सारी स्पीशीज एनिमल्स की और सारी स्पीशीज प्लांट्स की हायर रीजन में सर्वाइव नहीं कर सकती, और इसको हम बोलते हैं एल्टीट्यूडिनल पैटर्न। यानी जो माउंटेन्स या जो लैंड मीन सी लेवल के बहुत ऊपर है, समझो यहाँ पे समुद्र है, और समुद्र के बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ अगर आप एरिया कंसिडर कर रहे हो, माउंटेन का टॉप अगर कंसिडर कर रहे हो, तो वहां पे आपको ज्यादा वेराइटी नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, सडन क्लाइमेट चेंजेस होते हैं, अचानक से ठंडी, अचानक से गर्मी, जो सारे ऑर्गेनिजम्स एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, और इस वजह से वहां पे कम स्पीशीज देखने को मिलता है। अब आती है बारी स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप की। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसको एकदम ध्यान से सुनना। आपको पहला पैटर्न समझ में आया है, लैटिट्यूड यानी ट्रॉपिकल के पास का रीजन, आपको इक्वेटर के पास कम स्पीशीज देखने को मिलेंगे, लेकिन ट्रॉपिकल रीजन के पास ज्यादा स्पीशीज देखने को मिलेंगे, क्योंकि फेवरेबल क्लाइमेट होता है। और एल्टीट्यूड्स में यानी पोलार रीजन में आपको कम स्पीशीज देखने को मिलेंगे, लेकिन ट्रॉपिकल रीजन में आपको ज्यादा स्पीशीज देखने को मिलेंगे, क्योंकि क्लाइमेट जल्दी चेंज नहीं होता है, कांस्टेंट क्लाइमेट रहता है, कांस्टेंट वेदर रहता है, जिस वजह से ऑर्गेनिजम्स हैप्पीली सर्वाइव करते हैं। अब हम बढ़ते हैं स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप की तरफ। तो अब हम पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सेकंड पैटर्न है। फर्स्ट पैटर्न हमने पढ़ा लैटिट्यूडनल और एल्टीट्यूडनल बायोडाइवर्सिटी,
और अब सेकंड पैटर्न हम पढ़ने जा रहे हैं स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। अब इसके बारे में आप एकदम ध्यान से सुनना, आप थ्योरी पढ़ लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, पहले मेरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लो। स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप मतलब क्या होता है। ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमको जर्मन के एक जो नेचुरलिस्ट थे, मतलब जो इकोसिस्टम के ऊपर स्टडी करते हैं, जो नेचर की स्टडी करते हैं, इन्होंने साउथ अमेरिका के जंगल में काफी स्टडी की थी, काफी अलग अलग जंगल्स के ऊपर स्टडी किया था, बड़े से एरिया का स्टडी किया था इन्होंने। तो इन्होंने हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताई और वो है स्पीशीज और एरिया का रिलेशनशिप। स्पीशीज और एरिया का रिलेशनशिप मतलब हमको यहाँ पे क्या बताया गया है, ध्यान से सुनो। क्या बोला गया है हमको इधर पे कि जितना बड़ा एरिया रहेगा आपके पास, जितना बड़ा एरिया आपके पास रहेगा उतनी ज्यादा स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगी। ये हमको यहाँ पे बोला जा रहा है। क्या स्टेटमेंट बोला जा रहा है? द नंबर ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया। जितना ज्यादा एरिया उतनी ज्यादा स्पीशीज। बट क्या ये हमेशा सच होता है? डज दिस ऑलवेज होल्ड ट्रू? ये स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी है। मतलब यहाँ पर जर्मन नेचुरलिस्ट अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ये जो साइंटिस्ट है, इन्होंने खुद के ही स्टेटमेंट को कॉन्ट्राडिक्शन दिया है। मतलब इन्होंने एक जगह पे बोला कि जितना बड़ा एरिया उतने ज्यादा स्पीशीज, और इन्होंने ही बोला है कि क्या ये हमेशा सच होता है। तो आपने जो फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है बायोलॉजी में, 11th स्टैंडर्ड में लिविंग वर्ल्ड का चैप्टर पढ़ा था, उसमें आपने कुछ इसी तरीके से रिलेटेड टॉपिक पढ़ा था कि जितना ज्यादा एरिया रहेगा उतनी ज्यादा आपको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगी, उतने अलग अलग ऑर्गेनिजम्स आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन ये जो वर्ड लेकिन मैं बोल रही हूं, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है हमको, पहले क्या बोला हमको वॉन हम्बोल्ट ने कि जितना बड़ा एरिया उतने ज्यादा स्पीशीज, बट ये जो स्पीशीज हैं ये एक लिमिट तक ही बढ़ते हैं, अप टू अ सर्टेन लिमिट। जितना बड़ा एरिया उतने ज्यादा स्पीशीज, ये पॉइंट करेक्ट है, लेकिन स्पीशीज का पॉपुलेशन एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही बढ़ता है। आपको मैं एक एग्जांपल समझाने की कोशिश करती हूँ। समझो ऐसा एक एरिया है, ये एरिया नंबर ए, और यहाँ पे आपके समझो कुछ अप्रोक्सीमेटली 10 स्पीशीज रहते हैं। कितने स्पीशीज रहते हैं? बॉक्स के अंदर लिखती हूँ, ठीक है। समझो ये अपना ए वाला एरिया और यहाँ पे 10 स्पीशीज रहते हैं। अब इसके बाहर आप और एक एरिया, मतलब पहले आपने छोटे से एरिया की स्टडी की तो उस एरिया में आपको सिर्फ 10 एनिमल्स देखने को मिले। अब ये है आपका एरिया नंबर बी, ये थोड़ा बड़ा ज्योग्राफिकल रीजन है और यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे आपको 20 स्पीशीज देखने को मिल रही है। मतलब एरिया बड़ा हो गया तो ऑर्गेनिजम्स का क्वांटिटी भी बढ़ गया। करेक्ट है, अभी तक वॉन हम्बोल्ट का स्टेटमेंट करेक्ट जा रहा है। वॉन हम्बोल्ट ने हमको क्या बोला था? जितना बड़ा एरिया उतने ज्यादा स्पीशीज डाइवर्सिटी। अब तक तो करेक्ट फॉलो हो रहा है। आप समझो यहाँ पर हम और एक एरिया कंसिडर करते हैं सी, ठीक है, ये बी से भी ज्यादा बड़ा है, तो समझो यहाँ पे हमको और ज्यादा स्पीशीज देखने को मिली, दैट इज 40, 20 का भी डबल 40, क्योंकि एरिया डबल हो गया। जितना ज्यादा एरिया उतनी ज्यादा स्पीशीज। लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। आपके पास रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे तो अब आपकी वैरायटी नहीं बढ़ेगी, अब आपको स्पीशीज की वैरायटी देखने को नहीं मिलेगी। तो ये है आपका एरिया नंबर डी, और यहाँ पर आपको स्पीशीज देखने को मिल रहे हैं सिर्फ 45। मतलब ये देखो, सी में कितना देखने को मिला हमको? 40 स्पीशीज देखने को मिले, और डी में हमको कितने स्पीशीज देखने को मिले? 45 स्पीशीज देखने को मिले। तो यहाँ पे वॉन हम्बोल्ट ने हमको जो स्टेटमेंट दिया था कि जितना बड़ा एरिया उतने ज्यादा स्पीशीज, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट, एक ऐसी लिमिट आ जाती है कि अब ऑर्गेनिजम्स भी अपने आप को इवॉल्व करना या रिप्रोड्यूस करने की कैपेसिटी उनकी कम हो जाती है एक पर्टिकुलर टाइम के लिए, और उस टाइम पे आपको कम डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। सो दिस वाज द स्टेटमेंट गिवन बाय वॉन हम्बोल्ट, और इसको उन्होंने एक्सप्लेन किया एक ग्राफ की मदद से। ये ग्राफ में देखो हमको क्या बताया गया है। एक्स एक्सिस पे आपका एरिया दिया गया है एक रैंडम, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं आप कितने एरिया को कंसिडर कर रहे हो। आप एरिया नंबर ए कैलकुलेट कर रहे हो, आप 10 किलोमीटर के रीजन में स्टडी कर रहे हो कि 50 किलोमीटर का एरिया स्टडी कर रहे हो, इसीलिए यहाँ पे कुछ यूनिट नहीं दी है, कुछ वैल्यू नहीं दी है। एक रैंडम ऐसे थिंकिंग रखा गया है कि आप एक एरिया कंसिडर कर रहे हो, और वाई एक्सिस पे प्लॉट किया गया है स्पीशीज रिचनेस, मतलब जितना एरिया उसमें कितनी स्पीशीज आपको देखने को मिलेंगी। तो समझो, इमेजिन करो कि ये आपका 0 एरिया है और ये आपका 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अब 0 से लेके 1 किलोमीटर में आपको कितने स्पीशीज देखने को मिल रहे हैं? सबसे पहले हम ये वाला ग्राफ देखेंगे, हाइपरबोला कर्व देखेंगे। ओके, 0 से लेके 1 तक आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे आपकी स्पीशीज जो है वो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है। यहाँ पे आपकी स्पीशीज इतने
डिस्टेंस में कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रही है, उसके बाद धीरे धीरे करके जैसे जैसे एरिया बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे स्पीशीज भी बढ़ते जा रही हैं। जैसे जैसे एरिया बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे आपको स्पीशीज भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, मतलब डाइवर्सिटी भी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा, एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा जहां पे अब आपकी स्पीशीज की वैरायटी कम हो जाएगी। कम हो जाएगी मतलब कांस्टेंट हो जाएगी। ये देखो, समझो ये जो एरिया है ये अपना 10 किलोमीटर्स का एरिया है, मैं ऐसे रैंडम नंबर ले रही हूँ। तो समझो ये जो 10 किलोमीटर्स का जो रीजन है, यहाँ पे आपको जितनी स्पीशीज की डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है, ये स्पीशीज डाइवर्सिटी अब कांस्टेंट हो गई है। अब आप भले ही एरिया बढ़ाते जा रहे हो लेकिन आपको स्पीशीज बढ़ती हुई नहीं दिखाई दे रही हैं, उतनी ही स्पीशीज कांस्टेंट है। ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 स्पीशीज बढ़ेंगी, ज्यादा से ज्यादा, पर ज्यादा चेंज नहीं दिखाई देगा आपको। यहाँ पे जो हमने बोला ना कि आपके सी वाले एरिया में 40 स्पीशीज थे और डी वाले एरिया में सिर्फ 2, 3, 4 स्पीशीज बढ़े, तो वही चीज हमको यहाँ पे भी एक्सप्लेन की गई है बच्चों कि मैं मानती हूँ जितना ज्यादा एरिया रहेगा उतने ज्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे और उतने ज्यादा एनिमल्स खुशी खुशी रहेंगे। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा कि बड़े एरिया में भी ज्यादा वैरायटी आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि उन ऑर्गेनिजम्स के बीच में ही आपस में कंपटीशन होने लगेगा। और जब कंपटीशन होता है तो चार्ल्स डार्विन ने हमको बोला था कि 2 ऑर्गेनिज्म में से एक ही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करता है जो सबसे ज्यादा फिट होता है। तो ये चीज हमेशा याद रखो कि जितना बड़ा एरिया उतनी ज्यादा वैरायटी, लेकिन अप टू अ सर्टेन लिमिट। एक पॉइंट ऐसा आ जाता है, इस पॉइंट के बाद आप कितना भी एरिया बढ़ाते रहो लेकिन आपका स्पीशीज कांस्टेंट हो जाता है। और इस कांस्टेंट स्पीशीज को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z के साथ। ये जो पॉइंट है, ये जहां पे आपकी स्पीशीज कांस्टेंट हो गई है, इसको हम बोलते हैं Z। और ये जो Y एक्सिस की जो वैल्यू होती है इसको हम बोलते हैं C। मतलब Y एक्सिस पे जो स्पीशीज का नंबर आया होगा, समझो यहाँ पे 455 स्पीशीज देखने को मिल रही हैं, तो C की वैल्यू हो गई 455। तो देखो ये जो हमारा फर्स्ट ग्राफ है, ये फर्स्ट ग्राफ को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, S = C × A⁻Z। यहाँ पे S मतलब क्या है, स्पीशीज रिचनेस। देखो इधर पे ये पैराग्राफ बताया गया है। S मतलब क्या है, स्पीशीज रिचनेस, मतलब कितनी सारी स्पीशीज हैं। A मतलब आपका एरिया, कि कितने एरिया में आप स्टडी कर रहे हो। आप 10 किलोमीटर के बाउंड्री में स्टडी कर रहे हो और 10 किलोमीटर में आपको 400 स्पीशीज देखने को मिल रहे हैं एनिमल्स के। तो S मतलब स्पीशीज रिचनेस, A मतलब एरिया, C मतलब Y इंटरसेप्ट, मतलब आपके कितने एरिया में आपको कितना एनिमल देखने को मिला, वो आप Y इंटरसेप्ट के साथ कंपेयर कर रहे हो। और Z आपका स्लोप है, स्लोप यानी कि कहां पर आपके स्पीशीज का इंक्रीज कांस्टेंट हो गया। Z मतलब कांस्टेंट वैल्यू है। तो अगर आप किसी छोटे एरिया में स्टडी कर रहे हो, अगर आप किसी छोटे एरिया में स्टडी कर रहे हो तो आपके Z की वैल्यू होती है 0.1 से लेकर 0.2 तक की। कितनी वैल्यू होती है आपकी Z की, 0.1 से लेकर 0.2, यानी काफी कम अमाउंट में ऑर्गेनिजम्स बढ़ते हैं। मतलब देखो मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे, ये देखो आपका A स्पीशीज जो था उसमें आपको 10 एनिमल्स देखने को मिले, B वाले रीजन में A एरिया में 10 स्पीशीज, B एरिया में 20 स्पीशीज, C एरिया में 40 स्पीशीज, लेकिन D एरिया में सिर्फ 45। तो यहाँ पे डबल हो रहा है, मतलब यहाँ पे डिफरेंस काफी ज्यादा है, लेकिन C और D के बीच में डिफरेंस काफी कम है। और इसको हम बोलते हैं Z, इसको हम क्या बोलते हैं, Z, यानी इसको रिप्रेजेंट करते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट से। इसके लिए क्या टर्म यूज किया गया है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट। ठीक है, इसको याद रखो, या एंट्रेंस में वर्ड आता है। Z को क्या बोला जाता है, रिग्रेशन कोएफिशिएंट, यानी कि एक पर्टिकुलर लिमिट के बाद स्पीशीज की वैरायटी बनना कम हो जाती है। और वही चीज हमको यहाँ पे एक्सप्लेन की गई है। और इस कर्व को हम बोलते हैं हाइपरबोला कर्व। क्या बोलते हैं इसको हम, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं इसको हम, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये आपने मैथ्स में, फिजिक्स में पढ़ा होगा, जब आपको कर्व जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है, जो जैसे रेक्टेंगल के कैसे 4 साइड जैसे अगर आप कर्व बना दो तो आपको ऐसा कोई रेक्टेंगल देखने को मिलेगा, ऐसा कर्व्ड वाला रेक्टेंगल देखने को मिलेगा। तो इसको हम बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, जहां पे आपका एक पर्टिकुलर लेवल के बाद वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। एक पर्टिकुलर लेवल के बाद वैल्यू क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। ये देखो ये वाली वैल्यू, यहाँ पे अब आपके स्पीशीज की वैल्यू कांस्टेंट हो गई है और उस कांस्टेंट वैल्यू को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से। अब साइंटिस्ट को एग्जैक्ट वैल्यू पता करना था कि इस पॉइंट में, मतलब इस एरिया में कितना पॉपुलेशन है। मतलब अगर मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बताऊं तो हमारे साइंटिस्ट को पता करना था कि ये जो हाइपरबोला का कर्व है, इस कर्व में जैसे जैसे एरिया बढ़ रहा है वैसे वैसे समझो इस लोकेशन में कितने ऑर्गेनिज्म है और इस लोकेशन में कितने ऑर्गेनिज्म है।
सेम नहीं होंगे। एक ऑर्गेनिज्म का भी अगर डिफरेंस है तो वो डिफरेंस कितना है वो पता करने के लिए हमारे साइंटिस्ट ने इस हाइपरबोला कर्व को लीनियर कर्व में कन्वर्ट कर दिया। किस में कन्वर्ट कर दिया? लीनियर कर्व में कन्वर्ट कर दिया, जिसको हम बोलते हैं लॉग लॉग स्केल। क्या बोलते हैं इसको? हम लॉग लॉग स्केल। हमने क्या किया, हमारा ये जो फॉर्मूला है s इज इक्वल्स टू सी ए रेस टू जेड, इस फॉर्मूला को देखो मैं यहाँ पे लिखती हूँ, s इज इक्वल्स टू सी ए रेस टू जेड। इसके ऊपर उन्होंने क्या लगा दिया? टेकिंग लॉग ऑन बोथ द साइड्स। इसके ऊपर उन्होंने क्या इक्वेशन लगा दिया? अब आपको लग रहा होगा फिजिक्स मैथ्स पढ़ रहे हो, पर ठीक है, ये भी इंटरेस्टिंग है। जब आप दोनों साइड लॉग लगा देते हो तो लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, s के आगे लॉग लग जाएगा, c के आगे लॉग लग जाएगा। जब भी दो टर्म मल्टीप्लाई होते हैं, देखो लॉग की एक प्रॉपर्टी है, लॉग ऑफ a इंटू बी इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ a प्लस लॉग ऑफ बी, ये लॉग की एक प्रॉपर्टी है। और लॉग की और एक प्रॉपर्टी है, लॉग ऑफ a रेस टू m इज इक्वल्स टू m इंटू लॉग a। पावर में जो टर्म होता है वो नीचे आ जाता है, लॉग के आगे आ जाता है। तो देखो ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा? लॉग ऑफ c प्लस, दो टर्म्स जब मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके बीच में एडिशन हो जाता है। देखो इधर पे बताया है मैंने, दो टर्म्स जब मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके बीच में एडिशन हो जाता है। तो c और a मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इनके बीच में एडिशन आ जाएगा, लेकिन a के पावर में z है तो अब यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी लगेगी, z आगे आ जाएगा। z आगे आ जाएगा तो आपको क्या देखने को मिलेगा? z ऑफ लॉग a। और यही इक्वेशन आपको यहाँ पे देखने को मिला है, लॉग ऑफ s, ये देखो लॉग ऑफ s, ये देखो ये इक्वेशन दिखाती हूँ यहाँ पे, लॉग ऑफ s इक्वल्स टू लॉग ऑफ c, ये देखो इक्वल्स टू लॉग ऑफ c प्लस z ऑफ लॉग a प्लस z इंटू लॉग ऑफ a। तो यहाँ पे हमको सेम जो इक्वेशन, सॉरी ज्यादा आगे आ गई मैं, यहाँ पे जो हमको यहाँ ये जो हाइपरबोला का कर्व दिया गया था s इज इक्वल्स टू सी ए रेस टू z, इसी हाइपरबोला के कर्व को लॉग की वैल्यू से मैनिपुलेट किया है, लॉग की वैल्यू में कन्वर्ट किया है ताकि आपको एक लीनियर स्केल मिल सके। ये जो लीनियर लाइन आपको मिली है, अब इस लीनियर स्केल से आप पता कर सकते हो कि एग्जैक्टली कौन से एरिया में, मतलब कितने एरिया में कितनी स्पीशीज है। ये जो एग्जैक्ट वैल्यू है, ये एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ये देखो यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कितनी स्पीशीज बढ़ रही हैं, ये हमको पता करने के लिए हमने लीनियर स्केल बनाया। और लीनियर स्केल कैसे मतलब एक लीनियर लाइन हमने कैसे ड्रॉ की? विद द हेल्प ऑफ लॉग। ओके, और यहाँ पे z की वैल्यू जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। क्या रहती है? z की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहती है। इसको बोलते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट। रिग्रेशन कोएफिशिएंट मतलब पहले स्टार्टिंग में आपके ऑर्गेनिजम्स का पॉपुलेशन बदलेगा, लेकिन एक टाइम ऐसा आएगा कि जब आपको पॉपुलेशन के स्पीशीज के पॉपुलेशन में ज्यादा डिफरेंस दिखाई नहीं देगा, कमी स्पीशीज डिफाइन देंगी, मतलब कमी स्पीशीज जो है वो इंक्रीज होंगी। तो जब आपकी स्पीशीज डाइवर्सिटी कम हो जाती है उसको हम बोलते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट, यानी कि अब आपके डाइवर्सिटी नहीं बढ़ रही है, अब एरिया तो बढ़ रहा है लेकिन स्पीशीज उतनी ही है या एक दो स्पीशीज ही नहीं आ रही हैं। सो इसको बोलते हैं z, यानी कि स्पीशीज डाइवर्सिटी का कांस्टेंट। ओके, सो ये था आपका स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। क्या था ये आपका? स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। अब नेक्स्ट टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ स्पीशीज डाइवर्सिटी टू द इकोसिस्टम, यानी अलग अलग स्पीशीज क्यों प्रेजेंट होना जरूरी है। आई होप आपको दो पैटर्न अच्छे से समझ में आए होंगे, लैटिट्यूडनल एल्टीट्यूडनल पैटर्न और स्पीशीज एरिया रिलेशनशिप। मैंने बहुत डिटेल में समझाने की कोशिश की है। अब आगे मैं फटाक से आपको नेक्स्ट टॉपिक समझा देती हूँ, इसकी आगे का पूरा पार्ट इजी है। ठीक है, चलो देखते हैं। राइट, तो अब हम पढ़ेंगे कि इकोसिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है, इकोसिस्टम को कैसे समझाया गया है। दो अलग अलग साइंटिस्ट ने हमको अलग अलग हाइपोथेसिस दी थी। एक टिलमन करके एक साइंटिस्ट थे और एक पॉल एल्ड्रिक करके एक साइंटिस्ट थे। उन्होंने हमको दो न्यू कॉन्सेप्ट समझाए थे, लेकिन उसके पहले इकोसिस्टम का जो इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगी। तो ये देखो यहाँ पर मैं आपको लिख कर बताती हूँ, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा और बाकी आगे का पार्ट ईजी है तो वो फटाक से कंप्लीट हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम को समझने के लिए आपको तीन कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम को समझने के लिए आपको तीन कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे, लेकिन उसके लिए आप एक चीज याद रखो, आपका जो डाइवर्सिटी होता है और जो आपका स्पीशीज का पॉपुलेशन होता है, रुको मैं ठीक से लिखती हूँ, इसके लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। स्पीशीज का पॉपुलेशन और डाइवर्सिटी, स्पीशीज का पॉपुलेशन और क्या लिख रही हूँ बच्चों में? डाइवर्सिटी। जैसे जैसे स्पीशीज बढ़ती है वैसे वैसे आपको डाइवर्सिटी में इंक्रीज देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है? जैसे जैसे स्पीशीज बढ़ती है वैसे वैसे आपको डाइवर्सिटी में इंक्रीज देखने को मिलता है, लेकिन ये स्टेबल होना बहुत जरूरी है, इसकी स्टेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसकी स्टेबिलिटी तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। इसकी स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? तीन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। फर्स्ट फैक्टर कौन सा है?
फर्स्ट फैक्टर है हमारा, क्या है हमारा फर्स्ट फैक्टर? प्रोडक्टिविटी वेरिएशन। फर्स्ट फैक्टर क्या है हमारा? प्रोडक्टिविटी वेरिएशन। इसको कैसे एक्सप्लेन किया गया है? प्रोडक्टिविटी वेरिएशन मतलब क्या होता है? प्रोडक्टिविटी यानी कि कोई भी स्पीशीज जब आप ग्रो करते हो, जैसे आप कोई प्लांट ग्रो कर रहे हो, कोई एनिमल ग्रो कर रहे एनिमल को डोमेस्टिकेट कर रहे हो, तो एनिमल से जो प्रोडक्ट आपको मिलेगा, गाय पाल रहे हो तो दूध मिलेगा, मुर्गी पाल रहे हो तो अंडा मिलेगा, तो एनिमल से मिलने वाले प्रोडक्ट को हम बोलते हैं बायोमास। एनिमल से मिलने वाले या प्लांट से मिलने वाले प्रोडक्ट को हम बोलते हैं बायोमास। समझो आपने साल भर कोई स्पीशीज को कल्टीवेट किया है या ग्रो किया है और उस स्पीशीज से आपको एक्स प्रोडक्ट मिल रहा है। क्या मिल रहा है आपको? एक्स प्रोडक्ट मिल रहा है। साल भर 12 महीने तक आपने कोई स्पीशीज ग्रो की, ठीक है, 12 मंथ्स तक आपने कोई स्पीशीज ग्रो की, इसको हम एनुअल प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। 12 मंथ्स तक आपने एक स्पीशीज ग्रो की और आपको उससे एक्स प्रोडक्ट मिल रहा है। अब समझो कि अगर आप वापस से नेक्स्ट ईयर देखोगे, अगर आप 24 मंथ्स के बाद देखोगे, मतलब 2 साल के बाद अगर आप देखोगे, तो आपको क्या दिखाई देगा कि ये स्पीशीज में ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, ये स्पीशीज में ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, 1 या 2 ऑर्गेनिज्म बढ़े और उसके वजह से प्रोडक्टिविटी में भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है। तो जब आपका स्पीशीज का पॉपुलेशन कांस्टेंट होगा, जब आपका स्पीशीज का डाइवर्सिटी कांस्टेंट होगा, तो आपकी प्रोडक्टिविटी भी कांस्टेंट रहेगी और इसके वजह से आपके इकोसिस्टम में एक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी? एक स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। सो इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए स्पीशीज और डाइवर्सिटी दोनों का पॉपुलेशन कांस्टेंट रहना चाहिए। अब सेकेंड फैक्टर हमको यहाँ पे क्या बताया गया है? एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस के बारे में क्या बताया गया है? एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस यानी कि ह्यूमंस जब हमारे नेचर को डिस्ट्रॉय करते हैं, जैसे जंगल काट देना या जंगल में आग लगा देना या एनिमल्स के रहने वाली जगह पे इंडस्ट्री बना देना, तो ऐसी कंडीशन में अगर हमारे एनिमल्स का पॉपुलेशन कम हो गया तो उसके वजह से एक्सटिंक्शन देखने को मिलेगा। एक्सटिंक्शन मतलब क्या होता है? एकदम से एनिमल्स खत्म हो जाना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे एनिमल्स को एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस से टैकल करने आना चाहिए। मतलब अगर उनको एक्सटर्नली कोई प्रेशराइज कर रहा है थोड़े टाइम के लिए, तो हमारे नेचर में कुछ ऐसी ताकत है कि वो इस डिस्टर्बेंस को फेस कर लेती है और डिस्टर्बेंस को ओवरकम करके वो फिर से खुद को रिपेयर कर लेती है। मतलब ये जो एक्सटर्नल मैनमेड डिस्टर्बेंसेस हैं, इन डिस्टर्बेंसेस को वो फेस करके, टैकल करके, खुद को रिपेयर करके अपना पॉपुलेशन स्टेबल बना के रखती है। ये सेकेंड फैक्टर है इकोसिस्टम को स्टेबल रखने के लिए, कि एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेस को अवॉइड करने की कैपेसिटी है हमारे नेचर के पास। और थर्ड फैक्टर कौन सा है आपको पीछे बताती हूं मैं। थर्ड फैक्टर कौन सा है स्टेबिलिटी मेंटेन करके रखने के लिए? थर्ड फैक्टर इज एलियन रेजिस्टेंस टू एलियन स्पीशीज। क्या है थर्ड फैक्टर? देखो सॉरी आगे ही बता देती हूँ, यही बता देती हूँ। थर्ड फैक्टर कौन सा है यहाँ पे हमको? इट ऑल्सो मस्ट बी रेजिस्टेंस टू इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखती हूँ, थर्ड फैक्टर इज रेजिस्टेंस टू एलियन या इन्वेजिव स्पीशीज। एलियन या इन्वेजिव स्पीशीज यानी कि क्या बोला गया है? अगर समझो आप एक ज्योग्राफिकल रीजन के बारे में पढ़ाई कर रहे हो, समझो आप इस ज्योग्राफिकल रीजन की पढ़ाई कर रहे हो, यहाँ पे पहले से एक्स एनिमल्स रहते हैं। अब इस जगह पे अगर कोई बाहर से नया वाई एनिमल रहने के लिए आ जाएगा, तो ये वाई एनिमल अगर एक्स एनिमल का खाना खाने लगेगा तो एक्स एनिमल्स मरने लगेंगे, क्योंकि वाई एनिमल एक्स एनिमल का खाना खा रहा है। मतलब आपके घर पे अगर कोई मेहमान रहने आता है, अगर वो अच्छा मेहमान है तो वो आपके साथ काम बटाएगा, आपके ऊपर बोझ नहीं बनेगा। लेकिन अगर वो मेहमान अपना काम भी आपको ही करने के लिए दे देगा, तो आप फिर अपना काम कब करोगे? इस वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी पे असर पड़ेगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बाहर से आई हुई स्पीशीज के वजह से खुद की स्पीशीज का नुकसान नहीं होना चाहिए। ये थर्ड फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इकोसिस्टम को बैलेंस करके रखने के लिए। सो इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए 3 फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है। प्रोडक्टिविटी वेरिएशन ज्यादा देखने को नहीं मिलनी चाहिए, मतलब प्रोडक्शन में ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होना चाहिए। स्पीशीज और डाइवर्सिटी बढ़ते जाएंगे तो उसी तरीके से आपका प्रोडक्शन भी स्टेबल रहना चाहिए। फिर सेकंड, आपका डिस्टर्बेंसेस नेचर के वजह से या मैन मेड के वजह से होने वाले डिस्टर्बेंसेस को फेस करने की कैपेसिटी होनी चाहिए ऑर्गेनिजम्स में। और बाहर से आए हुए एनिमल्स यानी इन्वेजिव स्पीशीज को भी रेजिस्टेंस दिखाना पड़ेगा, तो ही इकोसिस्टम बैलेंस्ड रह पाएगा। अब इसके बाद टिलमैन करके एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने भी क्या किया, इन्होंने भी बहुत बड़े बड़े जंगल के ऊपर स्टडी की और इन्होंने भी हमको और एक कॉन्सेप्ट बताया। क्या बताया इन्होंने हमको? कि रिच डाइवर्सिटी लीड्स टू लेसर वेरिएशन इन बायोमास प्रोडक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब देखो इन्होंने हमको क्या कॉन्सेप्ट बताया, मैं आपको टिलमैन का कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। टिलमैन करके जो एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने हमको क्या बोला
इन्होंने हमको बोला कि जितना ज्यादा आपका स्पीशीज बढ़ेगा उतना ज्यादा आपका डाइवर्सिटी बढ़ेगा, जितने ज्यादा स्पीशीज बढ़ेगा उतना ज्यादा आपका क्या होगा, डाइवर्सिटी बढ़ेगा, लेकिन आपका प्रोडक्टिविटी कांस्टेंट रहेगा। अब ये पॉइंट बच्चे सुनेंगे तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैम स्पीशीज बढ़ रहा है तो प्रोडक्टिविटी भी तो बढ़ेगा। अगर हम पहले 10 गाय पालते थे, अब हम 100 गाय पाल रहे हैं, तो अब हमको 100 गाय का दूध मिल रहा है, मतलब प्रोडक्टिविटी भी बढ़ गई। करेक्ट है, आपका पॉइंट करेक्ट है, लेकिन इधर पे देखो, मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। समझो कि 2020 में आपके पास 10 गाय थी और ये 10 गाय से आपको एक्स अमाउंट का मिल्क मिलता था, और 2021 में आपके पास 11 गाय है, ठीक है, आपके पास 11 गाय है, मतलब ज्यादा नहीं बढ़ा है स्पीशीज या ज्यादा पॉपुलेशन नहीं बढ़ा है, तो अभी भी आपको लगभग उतना ही दूध मिलता है। तो यहाँ पे आपको कांस्टेंट प्रोडक्टिविटी दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पे आपको कांस्टेंट प्रोडक्टिविटी दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर मैं ऐसा कोई एग्जांपल कंसिडर करूं कि 2020 में आपने 100 गाय, आपके पास 100 गाय है और 100 गाय के वजह से आपको वाई अमाउंट का मिल्क मिल रहा है, और 2021 में आपके पास 105 गाय है, 105 गाय के वजह से भी समझ लो y से थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है, या y अमाउंट का ही मिल्क मिल रहा है। 4-5 गाय बढ़ने से बहुत ज्यादा प्रोडक्शन नहीं बढ़ जाएगा। तो अब इसके कंपैरिजन में देखो, यहाँ पे भी आपका प्रोडक्टिविटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है और यहाँ पे भी आपका प्रोडक्टिविटी ऑलमोस्ट कांस्टेंट है। तो टिलमैन ने हमको क्या बोला कि जब आप इन दो एनिमल्स को कंपेयर करोगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन है, इन दोनों केसेस में से अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको क्या देखने को मिल रहा है कि ये नंबर 1 और नंबर 2 में से ज्यादा प्रोडक्टिविटी आपको कहाँ देखने को मिल रही है, जहां पे ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज है। तो अगर आपको पूछा गया कि आपके सामने ये दो केसेस रखे गए हैं, ये दो एग्जांपल्स रखे गए हैं, आप बताओ कि ज्यादा ऑर्गेनिजम्स और ज्यादा प्रोडक्टिविटी कहां देखने को मिल रहा है, तो ऑब्वियसली आपका आंसर क्या होगा, y की प्रोडक्टिविटी x की प्रोडक्टिविटी से ज्यादा है। देखो, स्पीशीज पॉपुलेशन कम बढ़ रहा है तो आपस में उनका प्रोडक्टिविटी कम है, लेकिन जब आप दो अलग अलग स्पीशीज को कंपेयर करोगे तो जिसका ज्यादा पॉपुलेशन है उसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। और ये कंक्लूजन हमको दिया था टिलमैन ने। किसने दिया था ये कंक्लूजन? हमको टिलमैन ने। इतना पार्ट वापस रिपीट करके देखो, जब आप आपस में स्पीशीज को कंपेयर करते हो तो उनकी प्रोडक्टिविटी कांस्टेंट होती है, ठीक है। देखो यहाँ पे भी प्रोडक्टिविटी कांस्टेंट है, लेकिन जब आप इसको और इसको कंपेयर करोगे तो आपको प्रोडक्टिविटी का डिफरेंस दिखाई देगा। तो ऐसे में जहां पे ज्यादा पॉपुलेशन उसका ज्यादा प्रोडक्टिविटी, और यही लाइन हमको टिलमैन ने बोली थी, रिच डाइवर्सिटी लीड्स टू लेस वेरिएशन इन बायोमास प्रोडक्शन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि जितना ज्यादा डाइवर्सिटी आपको देखने को मिलेगा उतना कम वेरिएशन देखने को मिलेगा, मतलब प्रोडक्शन कांस्टेंट है। भले ही डाइवर्सिटी बढ़ते जा रही है, भले ही पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है, लेकिन प्रोडक्शन कांस्टेंट है, क्योंकि हम 12-12 महीने की बात कर रहे हैं। एक साल में बहुत ज्यादा तो डाइवर्सिटी नहीं बढ़ेगी, तो प्रोडक्शन कांस्टेंट रहेगा। ये 12 महीने का टाइम आपको याद रखना है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हाँ, अगर मैं 10 साल का गैप कंसिडर करूं तो फिर वेरिएशन होगा, तो प्रोडक्टिविटी में बहुत ज्यादा डिफरेंस होगा। 2020 में मुझे 100 लीटर दूध मिलता था, 2030 में मुझे 500 लीटर दूध मिल रहा है, तो 10 साल के पीरियड में प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। लेकिन अगर आप 12-12 महीने का पीरियड कंसिडर करोगे तो प्रोडक्टिविटी अलग होगी। देखो, नेचर को समझना इतना आसान नहीं है, आपको टाइम फैक्टर कंसिडर करना पड़ता है, आपको ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइवल कंसिडर करना पड़ता है, सब कुछ कंसिडर करना पड़ता है। अब नेक्स्ट हाइपोथेसिस है रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस। ये मेरी फेवरेट हाइपोथेसिस है। इसमें आपके जो साइंटिस्ट थे पॉल एरलिक, इन्होंने हमको क्या बताया था, इन्होंने हमको एक एनालॉजी दी थी। एनालॉजी मतलब एक बेस्ट एग्जाम्पल दिया था। एनालॉजी का मतलब होता है एग्जाम्पल। तो इन्होंने हमको एक ऐसा एग्जाम्पल दिया था जिसकी मदद से हमारा प्रोडक्टिविटी और इकोसिस्टम के जो स्पीशीज होते हैं उन स्पीशीज के बारे में अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। इन्होंने एक एरोप्लेन का एग्जाम्पल लिया। क्या लिया इन्होंने? एक एरोप्लेन का एग्जाम्पल लिया। और इस एरोप्लेन में, देखो मेरी ड्राइंग को जज मत करना, ऐसा कोई एरोप्लेन, ये कंदिल जैसा लग रहा है या पतंग जैसा लग रहा है, तो इन्होंने एक एरोप्लेन का एग्जाम्पल लिया। इस एरोप्लेन के एग्जाम्पल में इन्होंने क्या बताया, रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस नाम रखा। रिवर्ट का मतलब क्या होता है, अलग अलग टाइप के स्क्रूज, नट्स और स्क्रूज। जैसे घर में दरवाजे के ऊपर आप स्क्रू लगाते हो या खीला ठोकते हो, तो रिवर्ट का मतलब होता है इंपॉर्टेंट कनेक्टिंग इंस्ट्रूमेंट, मतलब खीले जैसी इंस्ट्रूमेंट्स, उसको हम बोलते हैं रिवर्ट। और पॉपर मतलब क्या होता है, बाहर आ जाना। समझो आपके घर पे पापा ने नया टेबल बनाया है, खीला ठोका, लेकिन वो खीला, एक खीला पॉप करके बाहर आ गया, मतलब बाहर आ गया, तो वो लकड़ी अलग अलग हो जाएगी और आपका स्टूल टूट जाएगा, ठीक है। तो इसको इन्होंने नाम दिया रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस।
रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस में एरोप्लेन का एग्जांपल लिया है, एरोप्लेन को इकोसिस्टम से कंपेयर किया है। एरोप्लेन को किससे कंपेयर किया है? इकोसिस्टम से कंपेयर किया है। तो समझो ये आपका एरोप्लेन है और यहाँ पर अलग अलग टाइप के नट्स आपने यूज किए हैं। एरोप्लेन में बहुत अलग अलग टाइप के स्क्रूज और नट्स यूज होते हैं, ठीक है। ये जो एरोप्लेन का पंख होता है उस पंख को मेन बॉडी से कनेक्ट करने वाले नट्स हैं, और ये एरोप्लेन का जो पायलट वाला केबिन होता है उस पायलट के केबिन के नट्स हैं। अब आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ, समझो। और यहाँ पे ना आपके सिटिंग पैसेंजर की सिटिंग चेयर्स हैं और ये उनके सिटिंग चेयर के नट्स हैं, ठीक है। अब समझो आपको किसी ने बोला कि इस एरोप्लेन का एक कुर्सी का नट ढीला हो गया और वो कुर्सी टूट गई है। आपको किसी ने क्या बोला कि एक चेयर, इस प्लेन का एक चेयर जो है वो खराब हो गया है, वो कुर्सी टूट गई है। तो आपको लगेगा ठीक है ना, एक प्लेन में तो 50-60 चेयर होती हैं या 100 चेयर होती हैं, एक कुर्सी टूट भी गई तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। ऐसा ही अब एग्जांपल आप इकोसिस्टम से कंपेयर करो। समझो मैं आपको बोल रही हूँ कि आपके नेचर में हजारों टाइप के मैंगो की स्पीशीज अवेलेबल है, 1000 मैंगो की स्पीशीज अवेलेबल है, ठीक है। और उसमें से एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई है। एक्सटिंक्ट हो जाना यानी पूरी तरीके से खत्म हो जाना, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बोला कि मैंगो की एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो गई है, तो आप बोलोगे 1000 में से अगर एक स्पीशीज एक्सटिंक्ट भी हो गई है तो क्या ही फर्क पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, क्योंकि अगर मैंगो की वो स्पीशीज एक्सटिंक्ट हुई जो सबसे ज्यादा मार्केट में बिकती है, तो जो मैंगो सेलर्स होते हैं उनको बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा। या अगर और एक सिंपल एग्जांपल दूं, समझो आपको बोला गया कि आपका बैग है, ठीक है। समझो, हाँ समझो एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ। आज आपका प्रैक्टिकल चेकिंग है, अभी सब लोग जर्नल वगैरह कंप्लीट करने में एकदम बिजी हैं, असाइनमेंट वगैरह लिखने में। आज आपका जर्नल चेकिंग है, आपका एक फ्रेंड आपके बैग को चेक कर रहा है और उसने बोला अरे तेरी तो एक बुक गायब है। आप सोचोगे चलो जाने दो, अभी एग्जाम वैसे भी आ गई है, अभी स्कूल में तो ज्यादा चेकिंग होगी नहीं, अभी जाने दो, शायद वो बुक गायब हो गई होगी जिसका चेकिंग हो गया है। तो फ्रेंड ने बोला एक बुक गायब है, तो आपको इतना टेंशन नहीं हुआ क्योंकि 10 बुक में से एक बुक गायब हो जाएगी तो इतना फर्क नहीं पड़ता है, या 10 पेंसिल में से एक पेंसिल गायब हो जाएगी तो इतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर वो बुक आपकी प्रैक्टिकल की बुक हुई जिसकी चेकिंग आपको करवानी बाकी है, तो आपको हार्ट अटैक आ जाएगा कि शिट, ये तो वही बुक थी जिसकी चेकिंग मुझे करवानी थी, और तब आपकी सांस ऊपर नीचे होने लग जाएगी। तो पहले आपको क्या लगा कि एक ही गायब हुआ है ना, तो क्या फर्क पड़ेगा। और पेंसिल के केस में भी समझो आपकी जो नई नई पेंसिल थी वो पेंसिल गायब हो गई, आपको लग रहा था कि कोई छोटी पेंसिल है खराब वाली होगी, वो गायब हो गई तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आपके पापा ने जो आपको स्पेशली नई पेंसिल लाके दी थी वो पेंसिल गायब हो गई, या मम्मी ने लाके दी थी, और तो आपको बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। ठीक उसी तरीके से आपको क्या बोला गया कि अगर आपके एरोप्लेन का एक कुर्सी खराब हो गया है तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इमेजिन करो अगर वो कुर्सी पायलट की निकली तो अब पायलट खड़ा होके तो एरोप्लेन चलाएगा नहीं, तो सारे के सारे लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। समझो अगर ऐसा एक एग्जांपल दिया जाए कि आपके एरोप्लेन में से एक स्क्रू निकल गया है, एक स्क्रू ढीला हो गया है, एक रिवेट जो है वो पॉप हो गया है, ठीक है। तो आप सोचोगे ठीक है ना, बाथरूम के दरवाजे का स्क्रू होगा या किसी चेयर का स्क्रू ढीला हो गया होगा, लेकिन इमेजिन करो अगर वो आपके जो विंग्स होते हैं, एरोप्लेन के जो विंग्स होते हैं, अगर उस विंग का स्क्रू ढीला हो गया तो मतलब एरोप्लेन के जो दो पंख होते हैं, अगर उन दोनों पंखों में से एक पंख का स्क्रू ढीला हो गया तो तब तो वाट, सीधा एरोप्लेन क्रैश लैंडिंग करेगी और सब, ठीक है। ऐसा होना नहीं चाहिए किसी के साथ, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल। तो पॉल एरलिक ने हमको ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझाया कि जरूरी नहीं है कि अगर एक स्पीशीज कम हो गई तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। स्टार्टिंग में ऐसा लगता है कि हाँ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन एक एक करके अगर सारी स्पीशीज खत्म होने लगेंगी तो यूनिवर्स खाली हो जाएगा, खोखला हो जाएगा, और तब हमको फर्क पड़ेगा। ओके तो और ऐसा भी नहीं है कि एक स्पीशीज के खत्म होने से फर्क नहीं पड़ता, अगर वो स्पीशीज इंपॉर्टेंट हुई तो, जैसे समझो किसी ने बोला कि पूरे अर्थ में से एक स्पीशीज कम हो गई है, तो आप सोचोगे कोई एनिमल का स्पीशीज या कौवे का स्पीशीज या चूहे का स्पीशीज कम हो गया है, लेकिन इमेजिन करो अगर ह्यूमन का स्पीशीज ही एक्सटिंक्ट हो गया, क्योंकि पहले ये नहीं बताया ना कौन सा स्पीशीज खत्म हुआ है, सिर्फ इतना बोला एक स्पीशीज खत्म हुआ है। अब वो एक स्पीशीज किसी की भी हो सकती है, डायनासोर की भी हो सकती है, ह्यूमंस की भी हो सकती है।
तो इसीलिए हम ऐसा नहीं बोल सकते कि एक स्पीशीज खत्म होने से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एक एक स्पीशीज, एक एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एक ऑर्गेनिज्म का रोल है, हर एक ऑर्गेनिज्म का इंपॉर्टेंस है। और ये इंपॉर्टेंस हमको समझाया पॉल एरलिक ने विद द हेल्प ऑफ रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस। तो ये थी इनकी रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस, जिसमें इन्होंने हमको इकोसिस्टम के बैलेंस के बारे में समझाया कि इकोसिस्टम में जितने भी ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है, जितनी भी स्पीशीज प्रेजेंट है, सबका इंपॉर्टेंस है, सबको इक्वली जीने का हक है और किसी भी स्पीशीज के खत्म होने से फर्क पड़ता है। इतना आपको समझ में आया है? आई होप आपको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम आगे का टॉपिक इजी है तो इसको मैं जस्ट आपको ओवरव्यू दे देती हूँ, ठीक? ऑल राइट, तो अब देखिए, अब ये इजी पार्ट है। इसमें हमको क्या बताया गया है कि 1.5 मिलियन स्पीशीज हमारे जो IUCN का डेटा है, ये एक इंटरनेशनल यूनियन है जो नेचर को काउंट करती है, नेचर का सेंसस करती है। तो इन्होंने 1.5 मिलियन स्पीशीज अब तक रिकॉर्ड की हैं, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स की, जो हमको इस पाई चार्ट की मदद से बताया गया है। अब तक कितने स्पीशीज हमको अप्रोक्सीमेटली पता है, ऐसा पकड़ के चलो कि 18 लाख, यानी कि 1.8 मिलियन के अप्रोक्सीमेटली हमको अब तक स्पीशीज पता है, ठीक है? और हाँ, पूरा यू बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांट्स, एनिमल्स सारे मिला के अप्रोक्सीमेटली 1.8 स्पीशीज अब तक डिस्कवर हुए हैं। और इनमें से सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन से स्पीशीज प्रेजेंट है? एनिमल्स प्रेजेंट है। तो नॉन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स कितनी है? अप्रोक्सीमेटली 1.3 मिलियन, यानी कि 13 लाख के अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे हमको स्पीशीज बताई गई हैं एनिमल्स की। और इनमें से मैमल्स, देखो ह्यूमंस कौन सी कैटेगरी में आते हैं? मैमल्स में आते हैं। ये देखो मैमल्स का क्वांटिटी कितना कम है, मैमल्स का पॉपुलेशन कितना कम है, जबकि सबसे ज्यादा बड़ी साइज इनकी ही है। और सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन से एनिमल्स प्रेजेंट है? इंसेक्ट। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कौन से एनिमल्स का है? इंसेक्ट्स का है। तो ये IUCN का डेटा हमको यहाँ पे दिया गया है, इंटरनेशनल यूनियन है, उनका डेटा हमको यहाँ पे डिस्प्ले किया गया है कि अब तक कितनी स्पीशीज डिस्कवर हुई हैं, उनमें से कितनी स्पीशीज एनिमल के कैटेगरी में और कितनी स्पीशीज प्लांट्स के कैटेगरी में है, ठीक है? तो यही चीज हमको यहाँ थियोरी में भी एक्सप्लेन की गई है कि अलग अलग स्पीशीज अलग अलग तरीके से अलग अलग रोल प्ले करती है और उनका अलग अलग डेटा इकट्ठा किया जाता है। किसी भी स्पीशीज का रोल कम नहीं है, किसी भी स्पीशीज का रोल ज्यादा नहीं है, सबका इक्वल रोल है और हर एक स्पीशी को एग्जिस्ट करने का इक्वल राइट है। तो आगे देखो हमको क्या बताया गया है, कॉजेज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉसेस, मतलब बायोडाइवर्सिटी क्यों खत्म होते जा रही है। तो सबसे पहला रीजन है हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। हैबिटेट लॉस मतलब क्या होता है? जब हम प्लांट्स या एनिमल्स से उनके रहने की जगह छीन लेते हैं, जब आप जंगल काट देते हो, डिफॉरेस्टेशन करते हो एग्रीकल्चर करने के लिए, घर बनाने के लिए, तो आप एनिमल्स से उनका जंगल छीन रहे हो, आप प्लांट से उनका जंगल छीन रहे हो। तो उसके वजह से एनिमल्स का नेचुरल एनवायरनमेंट छिन जाता है, तो फिर वो ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाते हैं, क्योंकि हर एक प्लांट को ग्रो होने के लिए खुली हवा और उनके टाइप की सॉइल चाहिए। आप ब्लैक सॉइल का क्रॉप अगर रेड सॉइल में ग्रो करोगे तो वो प्रॉपर कल्टीवेट नहीं होगा। आप एनिमल्स को अगर पिंजरे में बंद करके रखोगे तो वो खुशी खुशी नहीं रहेंगे और वो जल्दी मर जाएंगे। तो हैबिटेट लॉस यानी कि उनका घर उनसे छीन लेना, और फ्रेगमेंटेशन यानी कि एनिमल्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर देना। आप खुद इमेजिन करो, अगर आप पिकनिक के लिए जा रहे हो और आपको टीचर बोल दे कि आपको अपने फ्रेंड्स के साथ नहीं रहना है, आपको किसी रैंडम ग्रुप में उठा के डाल दे, तो ऑब्वियसली आप उदास हो जाओगे, आपका मन खुश नहीं होगा, और मन खुश नहीं होगा तो आप अपनी पिकनिक एंजॉय नहीं कर पाओगे, यानी आपको ज्यादा मजा नहीं आएगा। यहाँ पे मजे की बात नहीं है, यहाँ पे बात है रहने की, सरवाइव करने की। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एनिमल्स को फ्रेगमेंट नहीं किया जाना चाहिए, उनको उनके ग्रुप से अलग नहीं किया जाना चाहिए। और हम क्या करते हैं, कुछ एनिमल्स को मुंबई लेके आ जाते हैं, कुछ एनिमल्स को नॉर्थ अमेरिका भेज देते हैं, कुछ एनिमल्स को कनाडा भेज देते हैं। मैं एक रैंडम एग्जांपल दे रही हूँ। तो एनिमल्स को अलग कर देने की वजह से या प्लांट्स के ग्रुप को अलग कर देने की वजह से, नए जोन में डालने की वजह से उनका हैबिटेट छूट जाता है और जिसकी वजह से उनकी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाती है। ये जो फिनोमिनन है इसको हम इक्वल क्वार्टेट बोलते हैं, सॉरी इविल क्वार्टेट बोलते हैं। इविल क्वार्टेट मतलब क्या होता है? इविल यानी बुरा और क्वार्टेट यानी 4 फैक्टर्स। 4 ऐसे फैक्टर्स है जिसके वजह से हमारे नेचर की डाइवर्सिटी कम होते जा रही है, बायोडाइवर्सिटी कम होते जा रही है। सेकेंड फैक्टर क्या है? ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ओवर एक्सप्लॉयटेशन मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को इतना ज्यादा यूज कर लेना कि वो स्पीशीज ही खत्म हो जाए। यानी कि समझो लोगों को हाथी के दांत के बनाए हुए इंस्ट्रूमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं, तो लोगों ने हाथी का हंटिंग करना स्टार्ट कर दिया, एलिफेंट हंट करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन ये चीज इनको समझ में नहीं आती है कि अगर इतनी तेजी से हम एलिफेंट को हंट करते रहे तो एलिफेंट का पॉपुलेशन कितना कम हो जाएगा और एक टाइम के बाद तो एलिफेंट्स बचेंगे ही नहीं। सबको टाइगर के स्किन का कपड़ा
पहनना है, जो रिच लोग होते हैं उनको ओरिजिनल लेदर चाहिए, इस वजह से वो एनिमल्स की हंटिंग करते हैं। लेकिन एनिमल्स की हंटिंग करते करते आज ऐसा टाइम आ गया है कि हमारे कंट्री में टाइगर्स बचे ही नहीं है, अप्रोक्सीमेटली बहुत कम पॉपुलेशन बचा है। तो ओवर एक्सप्लॉइटेशन मतलब क्या होता है, नेचर को बहुत ज्यादा यूज कर लेना, बहुत ज्यादा तरीके से यूज कर लेना, जिसके वजह से बायोडाइवर्सिटी लॉस हो जाता है। फिर थर्ड रीजन क्या है, एलियन स्पीशीज इन्वेजन। एलियन स्पीशीज इन्वेजन मतलब क्या होता है, इसमें कोई दूसरे ग्रह से एलियंस नहीं आते हैं, इसमें आपके लोकेलिटी में, किसी भी एनिमल के लोकेलिटी में जब बाहर से कोई नया स्पीशीज रहने के लिए आता है तो वो नया स्पीशीज उस एरिया के एनिमल्स का खाना खाने लग जाता है या उनके साथ कंपटीशन करने लग जाता है, और उस एरिया में जो एनिमल्स पहले से रह रहे थे, जो प्लांट्स पहले से रह रहे थे, अब वो कमजोर पड़ जाते हैं और बाहर का आया हुआ स्पीशीज जीत जाता है। तो इसके वजह से जो ऑर्गेनिजम्स पहले से उस एरिया में रह रहे थे वो कमजोर हो जाएंगे, वो मर जाएंगे, उनका एक्सटिंक्शन हो जाएगा। तो ज्यादा यहाँ का एनिमल वहां, वहां का एनिमल यहाँ नहीं करना चाहिए। इन्वेजन के वजह से बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी लॉस होता है। और लास्ट आता है को एक्सटिंक्शन। को एक्सटिंक्शन मतलब कंपटीशन। जब रिसोर्सेज कम हो जाते हैं, मतलब जब पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो रिसोर्सेज कम पड़ने लगते हैं, खाना कम पड़ने लगता है, रहने की जगह कम पड़ने लगती है, तो ये एनिमल्स आपस में लड़ने लगते हैं, आपस में झगड़ने लगते हैं, रिसोर्सेज के लिए फाइट करने लगते हैं, और जिसके वजह से सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हमको देखने को मिलता है। जो एनिमल सबसे ज्यादा स्ट्रांग होगा वो एनिमल सर्वाइव करता है, जो स्ट्रांग नहीं है वो सर्वाइव नहीं करता है। तो इन चारों फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए हमको अलग अलग एक्सटिंक्शन के डेफिनेशन दिए गए हैं। जो एनिमल्स हमारे अर्थ में से टोटली एलिमिनेट हो चुके हैं, एलिमिनेट यानी कि पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं, उन स्पीशीज को हम बोलते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज। उन स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, एक्सटिंक्ट स्पीशीज, यानी जो पूरी तरीके से खत्म हो चुके हैं। और जो एनिमल्स अभी भी खतरे की कैटेगरी में है, जो एनिमल्स अभी भी एंडेंजर्ड कैटेगरी में है, मतलब जो कुछ अमाउंट में प्रेजेंट है लेकिन अगर उनको नहीं बचाया गया तो वो जल्दी खत्म हो जाएंगे, तो ऐसी स्पीशीज को हम बोलते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज। ऐसी स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं, एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो यहाँ पर देखो फटाफट से आपको अलग अलग डेफिनेशन बताया गया है। एक्सटिंक्ट मतलब क्या होता है, ऐसे स्पीशीज जो पूरी तरीके से खत्म हो चुकी हैं। एक्सटिंक्ट इन द वाइल्ड, इसका मतलब ऐसी स्पीशीज जिनके गिने चुने एनिमल्स बचे हुए हैं और इनको जंगल में पिंजरे में बंद करके रख दिया गया है, यानी जू या नेशनल पार्क में कैप्टिविटी में रखा गया है। कैप्टिविटी यानी कि पिंजरे के अंदर बंद करके रखना। मतलब ये भी एक्सटिंक्ट होने वाले हैं पर इनका गिना चुना 1-2 पॉपुलेशन बचा है। क्रिटिकली एंडेंजर्ड मतलब जिनके गिने चुने 50 मेंबर्स बचे हुए हैं, जैसे पूरे वर्ल्ड में सिर्फ 50 टाइगर्स अगर बचे तो उनको बोलेंगे क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज। फिर एंडेंजर्ड स्पीशीज आते हैं। एंडेंजर्ड स्पीशीज यानी कि जिनका 50 से 70% पॉपुलेशन कम हो चुका है, जो मतलब धीरे धीरे करके कम होते जा रहे हैं, बहुत कम नहीं है लेकिन धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा कम होते जा रहे हैं। फिर आते हैं वल्नरेबल स्पीशीज। वल्नरेबल स्पीशीज मतलब क्या होता है, जो अभी तक मतलब 30 to 50% जिनका पॉपुलेशन कम हो चुका है और आने वाले 10-15 साल में ये पॉपुलेशन खत्म हो जाएगा, मतलब ये तुरंत खत्म नहीं होगा लेकिन खत्म हो जाएगा, सो दैट इज वल्नरेबल स्पीशीज। फिर आता है नियर थ्रेटन्ड। नियर थ्रेटन्ड मतलब ऐसा स्पीशीज जो 15-20 साल में खत्म होगा, मतलब आने वाले फ्यूचर में अगर इनको नहीं बचाया गया तो ये खत्म हो जाएंगे। फिर आते हैं लीस्ट कंसर्न। लीस्ट कंसर्न मतलब ऐसे स्पीशीज जो अभी हैं, अभी काफी अमाउंट में है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है इनसे, ओके, मतलब ये धीरे धीरे करके कम हो रहे हैं। फिर आता है डेटा डेफिशिएंट। डेटा डेफिशिएंट मतलब ऐसे स्पीशीज जिनके ऊपर ज्यादा डेटा ही नहीं है, हमारे पास ज्यादा रिसर्च ही नहीं हुआ है। और नॉट इवेल्युएटेड मतलब ऐसे स्पीशीज जिनके ऊपर साइंटिस्ट ने अभी तक रिसर्च ही नहीं की है, उनको इंटरेस्ट ही नहीं है, तो उन स्पीशीज के बारे में पढ़ा ही नहीं है। ओके, अब आगे देखो यहाँ पे आपको क्या बताया गया है, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। आपको पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, Why to conserve diversity? आपको वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स कंजर्व करने की जरूरत क्यों है? तो उसका पहला रीजन है नैरोली यूटिलिटेरियन रीजंस। पहला रीजन क्या है, नैरोली यूटिलिटेरियन। यूटिलिटेरियन मतलब क्या होता है, यूजफुल रीजंस, ओके, और नैरो मतलब लेस, ओके, मतलब कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनको हम बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं लेकिन उनका यूज होता है। जैसे कुछ प्लांट्स को हम ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए यूज करते हैं, कुछ प्लांट्स को हम हर्बल मेडिसिन बनाने के लिए यूज करते हैं, कुछ प्लांट्स को हम गम बनाने के लिए यूज करते हैं, कुछ एनिमल्स को हम लेदर के लिए यूज करते हैं। तो ये एनिमल्स ऐसा नहीं है कि इसके बिना हम रह नहीं सकते, इनका यूज बहुत कम है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि ज्यादा यूज नहीं है तो तुम मार दो, ऐसा नहीं है। ये एनिमल्स भले ही कम पर्पस के लिए यूज होते हैं लेकिन इनको भी कंजर्व करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना ब्रॉडली यूटिलिटेरियन रीजंस है, ओके।
ब्रॉडली यूटिलिटेरियन रीजन मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका बहुत ज्यादा यूज है, जैसे ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने के लिए प्लांट्स, काउ जो मिल्क देती है, तो ऐसी चीजें जो हमारी लाइफ में डेली यूज होती हैं, तो उन स्पीशीज को तो हम बिल्कुल भी कम नहीं कर सकते, उन स्पीशीज का एक्सटिंक्शन तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। तो नैरोली यूटिलिटेरियन यानी कम यूज होने वाले ऑर्गेनिजम्स, और ब्रॉडली यूटिलिटेरियन यानी ज्यादा यूज होने वाले ऑर्गेनिजम्स, दोनों को इक्वली प्रोटेक्ट करना जरूरी है। और लास्ट आपका आता है एथिकल रीजंस। एथिकल रीजन मतलब क्या होता है, हमारी कुछ मॉरल वैल्यूज होती हैं, मतलब ऐसा बोला जाता है कि जस्ट बिकॉज वो एनिमल्स या वो प्लांट्स बोल नहीं सकते इसीलिए तुम उनको काट दोगे, ये कहाँ का नियम है। इट इज नॉट राइट टू डिस्ट्रॉय द डाइवर्सिटी बिकॉज वी शेयर द अर्थ विद देम, मतलब हम दोनों सेम अर्थ शेयर कर रहे हैं, भगवान ने सबको इक्वली बनाया है, तो हम कौन होते हैं एनिमल्स को मारने वाले या प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करने वाले। सो दिस इज एथिकल रीजन, और इन 3 रीजंस की वजह से हमको अपने नेचर को कंजर्व करना चाहिए। हाउ डू वी कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, ये तो आप 9th-10th में पढ़ चुके हो। इन सिटू कंजर्वेशन यानी कि आप एनिमल्स को टिश्यू कल्चर करके, एनिमल टिश्यू कल्चर करके, प्लांट टिश्यू कल्चर करके लैब में प्रोटेक्ट करके रख सकते हो। अलग अलग नेशनल पार्क्स में आप उनको कंजर्व कर सकते हो। नेशनल पार्क वाला एक्स सिटू में आता है। इन सिटू यानी कि लैब के अंदर आप सीड्स और छोटे छोटे प्लांट्स कंजर्व करके रखते हो, उसको हम बोलते हैं इन सिटू कंजर्वेशन। किसी एनिमल का एग स्टोर करके रखना, किसी एनिमल का या प्लांट का टिश्यू स्टोर करके रखना, ताकि आने वाली जनरेशन को पढ़ने के लिए आसानी हो, उनको अगर रिसर्च करना हो तो उनके पास पहले से ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल होनी चाहिए। और नेक्स्ट आता है, एक मिनट ना, सॉरी, और नेक्स्ट आता है जैसे इन सिटू कंजर्वेशन का एक और एग्जांपल दिया गया है, सेक्रेड ग्रुप्स। सेक्रेड ग्रुप्स यानी कि ऐसे प्लांट जिनकी हम पूजा करते हैं, जैसे वट सावित्री, ओके, जिसमें बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है ताकि जो हस्बैंड्स होते हैं उनकी उम्र लंबी हो। अब ये मॉरल बिलीफ है, इसके पीछे साइंटिफिक रीजन ज्यादा ऐसे कुछ एक्सप्लोर नहीं किया गया है, बट ये लोगों का विश्वास है। चलो इसी बहाने से ही सही, कम से कम झाड़ तो बचा रहेगा, कम से कम ऑक्सीजन तो मिलता रहेगा। तो रीजन कुछ भी हो, अगर नेचर का भला हो रहा है तो इट इज गुड, ओके। फिर नेक्स्ट आता है एक्स सिटू कंजर्वेशन। एक्स सिटू कंजर्वेशन यानी कि आप प्लांट्स को, एनिमल्स को नेशनल पार्क में, जू में, ऐसे अलग अलग बाउंड्रीज बना के उनको प्रोटेक्ट करो। हम उनकी रहने की जगह छीन लेते हैं तो उनको हमको नई जगह देना ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। तो इस पर्टिकुलर टाइप के कंजर्वेशन को हम बोलते हैं एक्स सिटू कंजर्वेशन, ठीक है। उसके बाद आपको एक और टॉपिक बताया गया है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट। 2002 में एक एक्ट बनाया गया था जिसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी ह्यूमन या कोई भी प्रोडक्ट या कोई भी इंडस्ट्री किसी भी नेचुरल ऑर्गेनिज्म को, एनिमल को या प्लांट को हार्म पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसको बहुत बड़ा जुर्माना यानी फाइन और पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। और इन चीजों का ध्यान NBA, BMC, ये सारे के सारे लोग ध्यान रखते हैं कि किसी भी कंट्री में, किसी भी पार्ट में, कहीं पर भी कोई भी नेचुरल ऑर्गेनिज्म के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। और इसके बाद ये देखो, यहाँ पे आपको ये नो द कंजर्वेशनिस्ट के बारे में बताया गया है। रहीबाई पोपारे करके एक लेडी हैं जिनके पास 54 क्रॉप्स के अलग अलग 116 वेराइटीज की सीड्स हैं। अलग अलग गांव के लोग इनसे सीड्स खरीदने आते हैं अलग अलग वेराइटी के क्रॉप ग्रो करने के लिए। तो ये कितना अच्छा इनिशिएटिव है, ओके। और लास्ट में आपको दिया गया है मिशन हरित महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र को हरा भरा बनाने का मिशन। हमको इतने ट्री प्लांटेशन करने हैं कि आने वाली जनरेशन को ऑक्सीजन की कमी नहीं पड़नी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल होना चाहिए। क्योंकि पहले बोला जाता था कि भारत देश में सोने की चिड़िया उड़ती है, यानी कि यहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा अवेलेबल है, प्लांट्स, एग्रीकल्चर, सॉइल, फ्रूट्स, एनिमल्स बहुत ज्यादा है। तो हमको फिर से अपने देश को उसी तरीके से बनाना है, और उसके लिए आपकी और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम अपने नेचर को प्रोटेक्ट करें, अपने आसपास के एनिमल्स को नुकसान ना पहुंचाएं और ना पहुंचाने दें, और प्लांट्स को प्रोटेक्ट करें। क्योंकि आप और हम ही सोसाइटी का मेंबर है, आप और हम रूल्स फॉलो करेंगे तो ही बाकी लोग इनिशिएटिव दिखाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर होता है खत्म। मैंने पूरी कोशिश की है आपको इजी लैंग्वेज में ये चैप्टर एक्सप्लेन करने की, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उसको। बाकी पार्ट तो आप 9-10 से पढ़ते आ रहे हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, स्पेशली 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के साथ। मैं आपको बोल बोल के थक गई हूँ, 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के साथ वीडियो शेयर करो, क्योंकि उनको हमने फ्री फिजिक्स और बायो के नोट्स प्रोवाइड किए हैं टेलीग्राम पे। उनको बोलो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करें, और उनका भी फायदा होना चाहिए। जैसे आपका बेसिक्स वीक था वैसे उनका बेसिक्स वीक नहीं रहना चाहिए, उनको बेसिक से पढ़ाई करने मिलेगी। हमारे चैनल पे हम फ्री फिजिक्स और बायो के लेक्चर्स अपलोड करते हैं। और उनको भी बोलना कि सब्सक्राइब करें, आप भी सब्सक्राइब करो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और बने रहो ज्ञान लैब चैनल के साथ। हम आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। अभी एक्चुअली रात के 1:30 बज रहे हैं,
जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ। तो अभी इसको प्रोसेस, एडिटिंग, फिर अपलोडिंग, काफ़ी ज़्यादा लंबा प्रोसेस है। घर पे सब सो चुके, सब परेशान हो रहे हैं आवाज़ सुन सुन के। सो अगर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो आप भी थोड़ी सी मेहनत करो, हमारी हेल्प करो, सपोर्ट करो। आप पढ़ते रहो और सपोर्ट भी करते रहो, हम आपके लिए नई नई वीडियोस लाते रहेंगे। चलिए, ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करना, एग्जाम्स के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करो। मिलते हैं जल्दी। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, सी यू सून।